नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IT नाउ सुबेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है मानसी और अजय। अजय, गुड मॉर्निंग। थोड़े से वीक क्यू जरूर ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं। एक्सपायरी से पहले, वीकली एक्सपायरी से पहले भी लग रहा था कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग का सीन बन सकता है, लेकिन बैंक्स ने जिस तरह की कल एक रेजिलियंस दिखाई, आप कैसा आज ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या दिख रहे हैं ग्लोबल सिनेरियोस को देखते हुए ट्रेडर्स के लिए आज क्यू? गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड मानसी। देखिए, थोड़ी सी मामूली रूटीन प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ गई है बाजार में। अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी 105 वाला वो 101.5 के आसपास आ गया, तो वो भी एक रिबाउंड कर रहा है। तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट से एक ट्रिगर आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का। और भूलिए मत कि इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो, ये देखिए रिबाउंड दिख रहा है नीचे में, बट लगातार हम नीचे चलते आ रहे थे। तो डॉलर इंडेक्स का रिबाउंड जो है ग्लोबली थोड़ा अपसेट कर रहा है इमर्जिंग मार्केट्स का सिनेरियो, और हमें भी वो झेलना पड़ रहा है। लेकिन 950 पॉइंट, 1000 पॉइंट हम रैली कर चुके हैं नीचे से। 15700 वाला 16700 आ गया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग के लिए रेडी रखना चाहिए, अपना मूड बना के रखना चाहिए। हुआ क्या आज ग्लोबली ये हुआ कि DXY रिबाउंड आया, और US में जो PMI के डेटा आए हैं वो भी थोड़ा कमज़ोर आए हैं। उसकी वजह से इनफैक्ट उसका डेटा का इंटरप्रिटेशन कमज़ोर है। PMI बहुत तेज़ है, यानी इन्फ्लेशन कहीं जल्दी में नहीं जा रहा है। FIIs की बिकवाली यहाँ पे जारी है। DIs ने एक्चुअली खरीदारी की है, हमने गलती से उसको रेड दिखा दिया, लेकिन ग्रीन होना चाहिए था। एक्चुअली DIs ने बाइंग की है और अभी तक कोई बड़ा सेल नंबर नहीं आया है DI की तरफ से, तो ये एक सपोर्ट की बात है। FNO डेटा ये बता रहा है कि 16,400 से लेके 16,800 की रेंज आपको निफ्टी पे खेलनी पड़ेगी। जैसे ही निफ्टी 16,400 के आसपास आना शुरू कर दे, जो कि अभी भी यहाँ से करीब 125 पॉइंट दूर है, तब आपको बाय करना चाहिए। सेंटिमेंट गिरावट में खरीदारी का ही नज़रिया है, भी कोई बहुत बड़ा बिगड़ा नहीं है। लेकिन ट्रेंड जो है, दो चीज़ों के ऊपर ध्यान में रख के आपको नज़र रखनी पड़ेगी। एक DXY की चाल, क्योंकि सारे टेक्निकल एनालिस्ट और सारे स्ट्रेटेजिस्ट जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो बता रहे हैं 98 जाएगा, और ये अगर नीचे जाएगा और क्रूड भी स्लिपरी होता है तो हमें बाय ऑन डिप्स रिवॉर्ड हो सकती है। आपने देखा कल 116 वाला कॉन्ट्रैक्ट 113 चला गया। सऊदी ने कहा हम अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, तो इसलिए ये दोनों मॉनिटरेबल हैं मूड माहौल को देखने के लिए। लेकिन बाय ऑन डिप्स का नज़रिया, वापस ट्रेडर स्क्रीन पे जाइए और हम आपको यही बताएंगे कि 16,400 के आसपास बाजार पहुंचने में थोड़ा दूर है, वहाँ पे वापस से बाजार में बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल। और चलिए फिर FNO के डेटा को अगर समझने की कोशिश करें, डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है दोनों विपरीत दिशा में ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर बैंक निफ्टी जो है वहां ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफी हद तक हम देखेंगे वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आएंगे। शुरुआती संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं, उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड जरूर दिख सकते हैं। कैश मार्केट में FIs DIs का एक्शन अभी अभी आपने सुना, लेकिन वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने करीब 1274 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में FIs की तरफ से 364 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली FIs की कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में बिकवाली है। लेकिन जून सीरीज की अगर बात करें, जिस डाइवर्जेंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, निफ्टी में लॉन्ग्स अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं, वहीं बैंक निफ्टी में जो है शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दोनों विपरीत एक्शन में जा रहे हैं, और जहां निफ्टी के मुकाबले अगर बैंक निफ्टी को कंपेयर करें, वहां से कन्विक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। बाजार खुलने पर इसमें किस तरह के लेवल्स नजर आते हैं, बैंक निफ्टी में मजबूती कितनी बढ़ती है, ये देखना जरूरी होगा, या फिर वॉलेटाइल ट्रेड्स दिखते हैं, ये भी समझना होगा। लेकिन PCR को अगर देखें, निफ्टी 1.1 से 0.8 पर देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी 0.7 से 0.9 पर। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें और निफ्टी के लेवल्स को समझे, 16,500 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहा है, 16,600 के कॉल में बिल्टअप होते हुए यहाँ पर बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल्स को ध्यान में रखें, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। बैंक 35,000 के पुट में, वहीं 36,000 की कॉल्स में भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली इस डाइवर्जेंस को समझना होगा, और बैंक निफ्टी कितना ज्यादा मजबूती दिखाता है या फिर वॉलेटाइल ही ट्रेड्स नजर आते हैं, इसे समझना होगा। ऑलराइट, ठीक है। सो ये FNO के कुछ आंकड़े हैं जिनको देखकर आज आपको पोजीशन लेनी होगी। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रेंज, इंडेक्स कॉल्स और साथ ही स्टॉक कॉल्स, इस पर सारी राय देने के लिए हमारे साथ हमारा पैनलिस्ट भी तैयार है। हमारे साथ गौरव बिसाए हैं, कुश बोरा हैं। गौरव, मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप इंडेक्स पर? आज कैसे ट्रेड करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या बैंक निफ्टी आपको भी ज्यादा बुलिश दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी? गुड मॉर्निंग आपको, टीम को, हेलो पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स को। देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी कि निफ्टी जो है उसके सपोर्ट्स 16,525-30 के हैं। फ्यूचर्स की अगर बात की जाए,
उसके नीचे आया तो एक 70-80 पॉइंट का हमको डिप देखने मिल सकता है। तो कल हमको वही आसार हमको देखने मिले थे। अब जो है इसका जो निफ्टी का ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है, जो 16,400 पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसका रीटेस्ट लेवल अभी 16,400 380 का हुआ। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है निफ्टी में 16,400 के करीब फ्यूचर्स में, तो बाय कर सकते हैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऊपर में 16,600 तक की लेवल एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सबसे राइटिंग कॉल ऑप्शन में हो रही है, वो एंगल से लग रहा है कि ऊपरी लेवल से फिर प्रेशर आपको देखने मिल सकता है, तो एक बाउंस के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि यहाँ पे क्या बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ फिर दिखेगा, तो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिला ज़रूर था। और कल भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट बना के तकरीबन 35,300 के सपोर्ट से ये बाउंस किया है। इसके जो ब्रेकआउट्स थे, जो मेजर ब्रेकआउट्स थे, वो 34,850 के थे, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो या तो अगर 35,300 के करीब मिलता है एक बार, तो आप 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस से बाय करके देखिए, क्योंकि काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे ये। अदरवाइज जो मेजर सपोर्ट उसके आ रहे हैं वो 34,800 850 के आसपास के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस जरूर इसमें बरकरार रहेगा निफ्टी बैंक में। लेकिन जो रणनीति होगी बाय करने की, वो मेजर सपोर्ट के हिसाब से तो 34,900 के करीब अगर आता है तो बाय कीजिए, वो रहेगा। और इसकी ट्रेडर्स जो है वो 35,300 फ्यूचर्स अगर आते हैं तो वहाँ पे भी बाय की सोच सकते हैं। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर यहाँ पर नजरिया गौरव की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। बताएं आज वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह के ट्रेड्स आप देख रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स आपके हिसाब से अहम है? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी अभी भी अपनी जो मेजर रेंज है विच 16,300 16,700 की हम बात करके चल रहे हैं, जहां पे हमने पुट और कॉल बेस देखा है, उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कल ये हुआ था कि मार्केट जरा नीचे खुले थे, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट हुआ था। मार्केट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुए थे, लेकिन नीचे के स्तरों से आप अगर खुलते पे बाय करते तो आपको एक बार के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। सो यही मुझे लग रहा है आज भी रिपीट हो सकता है, बिकॉज निफ्टी खुल ही अपने लोअर रेंज के पास रहा है, अपने सपोर्ट के पास रहा है। और यहां से जो हम कॉल बेस देख रहे हैं, ये इंसिडेंटली 16,700 की जो हम बात कर रहे थे, वहां से शिफ्ट होकर जरा सा ऊपर चला गया है फॉर द नेक्स्ट वीक विच इज 16,800, जो टेक्निकली भी निफ्टी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि द बेस हैज शिफ्टेड 100 पॉइंट्स अप एंड नॉट 100 पॉइंट्स डाउन। तो एक बायस जो है निफ्टी में पॉजिटिविटी का बना रहेगा। अगर जो हमें डिक्लाइंस मिल रहे हैं, इसे बाय करिए। आज एक्सपायरी के तौर पे निफ्टी पे जरा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन एक बायस जो रहेगा निफ्टी में वो पॉजिटिव का रहेगा आज और आने वाले दिनों में भी। इनफैक्ट आज भी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही बाय कॉल इनिशिएट करने के लिए बहुत टेम्प्टेड हूं। बट जिस तरीके का ओपनिंग हम देख रहे हैं या जिस तरीके के ग्लोबल सेटअप हम देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम पहले 15 to 30 मिनट्स मार्केट्स को जरा वॉच करें। बट दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास ओपन हो सकते हैं इस गैप डाउन में, तो ये एक्चुअली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट टू इनिशिएट दैट कॉल वील जस्ट वॉच फॉर द इनिशियल 15 to 30 मिनट्स। लेवल्स के हिसाब से वही निफ्टी पे रेंज रहेगी 16,300 एंड 16,700 की। बैंक निफ्टी देखिए 35,100 का जो लेवल है, ये इस पे सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। 35,000 में हमने पुट बेस अच्छा देखा है, 36 पे भी कॉल बेस हमने अच्छा देखा है। लेकिन अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो काफी बढ़ गया है, करीब 125 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे प्रीमियम हो गया है। जिस तरह से बहुत ज्यादा डिस्काउंट के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है, एक बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ने के बाद भी हल्की सी सेलिंग आ सकती है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो हम रेजिस्टेंस के जरा करीब हैं। यहां भी बायस पॉजिटिविटी का ही है, लेकिन जरा सा कॉशन के साथ ट्रेड करना एडवाइजेबल रहेगा। सो दोनों ही द अंडरटोन इज पॉजिटिव, बट वी विल वेट फॉर द इनिशियल 30 मिनट मूव टू डिसाइड व्हाट लेवल्स टू गो लॉन्ग फ्रॉम। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ से बाय की ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ वेट करना चाहते हैं, ओपनिंग को देखकर उसके बाद डिसीजन लेना चाहते हैं। जतिन गोयल भी है हमारे साथ। जतिन मॉर्निंग, आपके लिए डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? आप क्लियर बाय सिग्नल्स की या रिकमेंडेशन देंगे, या फिर आप भी ओपनिंग देखकर ही कोई डिसीजन लेना चाहेंगे? व्हाट इज द रेंज जिसके लिए आप आज ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा जो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि डिस्पाइट नेगेटिव इंडिकेशन फ्रॉम दी एसजीएक्स निफ्टी, हमें लास्ट कपल ऑफ डे से या लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इनिशियली एक बाउंस देखा गया है। सो जो भी यहाँ पे इंडिकेशन होता है, यहाँ पे जो भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, जनरली जो लेवल्स अभी कोट हो रहे हैं वो अराउंड सपोर्ट लेवल ही है। सो यहाँ से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में बाय की ही सलाह रहेगी, क्योंकि इनिशियल रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। लास्ट में भी हम लोगों ने कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा बाउंस बैक देखा था,
और जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक के अंदर जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो इंडिकेट कर रही है निफ्टी भी ऑलमोस्ट 16,400 16,350 जोन का सपोर्ट लेगी और वहाँ से बाउंस करेगी। तो जो एट प्रेजेंट हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिक्लाइन का ही है। इन केस निफ्टी फ्यूचर कोट होता है इन दी इनिशियल ट्रेड बिटवीन 16,450 टू 16,420 की रेंज में तो बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,350 एंड विद फॉर द टारगेट ऑफ 16,590। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी जो लेवल्स एट प्रेजेंट कोट हो रहे हैं उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी बिलो 35,500 के अराउंड ओपन हो सकती है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,460 टू 420 का रेंज है जहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 35,790 क्योंकि 35,800 के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। स्टॉप लॉस 35,240 का रख सकते हैं जो EMA का सपोर्ट है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, हम रिलायंस सिक्योरिटीज़ में ऐसा बिलीव करते हैं कि यहाँ से इनिशियल ट्रेड में बाउंस पे देखने मिल सकता है। जी इनिशियल ट्रेड्स में बैंक निफ्टी में भी बाउंस देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके अगर गिरावट पर ही मिल जाए इंडेक्स पर मिलती हुई राय एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन इस बीच अजय, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट्स कई सारी राय अपनी एनालिसिस बाजार पर दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कुछ कंसर्न्स भरी। और ताज़ा जो एक जेमी डिमॉन की JP मॉर्गन की राय आती हुई दिखी है काफ़ी डरावनी है। क्या लगता है इकोनॉमी पर क्या कहना है उनका? देखिए, JP मॉर्गन जब बात करते हैं, जेमी डायमंड इंडिया भी आते रहते हैं हर 2-4 साल में। लास्ट कोविड के पहले आए थे और हम मिले भी हैं उनसे। उनकी जो वो जब बोलते हैं तो ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स ध्यान पे सुनते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर नहीं, क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल हेड ऑफ JP मॉर्गन है ग्लोबली। जब वो बात करते हैं बाजार पे तो एवरीबडी, हर आदमी सुनता है रुक के कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक हरिकेन आपके रोड पे आ रहा है। हालांकि वो एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि ये तूफान जो एक मामूली तूफान है जो टल जाएगा, या ये एक ऐसा तूफान है जो बहुत ही हाई लेवल का है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये कहना शायद अभी थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि देखिए कौन सी बातों को ये देख के घबरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि US फेड ने एक तरह की एक SIP कर रखी थी $120 बिलियन की कोविड के बाद अक्रॉस एसेट क्लासेस। वो अब रिवर्स हो रही है, वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसा हो रहा है, जैसे हम लोग करते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा निकलता जाएगा। $95 बिलियन इस महीने ऑनवर्ड्स। तो ग्लोबल मार्केट्स, ये फेड के जो पैसा निकल रहा है $100 बिलियन जो आ रहा था 120 बिलियन, इस रिवर्सल से कैसे रिएक्ट करेंगे पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं है। उन्हें ये भी डर है और ये बात भी वो चिंता जता रहे हैं कि यूक्रेन का वॉर ओवर ही नहीं हो रहा है और इसकी वजह से क्रूड में क्या अपसाइड हो सकता है। 150 बिलियन तक, $150 तक की वो बात कर रहे हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना निवेशकों को कि आज एक OPEC प्लस की मीटिंग है, उसके पहले सऊदी ने कहा है कि हम शायद अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, तो थोड़ा नीचे भी आया है। लेकिन क्रूड को लेके JP मॉर्गन के हेड ने काफी बड़ी एक चिंता जताई है कि 120, 130, $150 तक जा सकता है। तो ये 3-4 बातें जो जेमी डायमंड ने बोली हैं। क्रूड को आपको वॉच करना है। US फेड जब अपना पैसा निकालना शुरू करेगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे इसका ध्यान रखना है। लेकिन ये इस समय कॉशियस रहने का एक टाइम है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर काम करने का वक्त नहीं है। ये बात जेमी डायमंड ने आज बोली है। तो इन दोनों चीजों पे हम ध्यान भी रखेंगे और अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे। बट फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ध्यान से सुनते हैं JP मॉर्गन के जेमी डायमंड जब भी बात करते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपको याद होगा अजय, परसों मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा था, हालांकि दैट्स अ डिफरेंट पिक्चर, कि लिमिटेड अपसाइड उनको US में दिखता है। और जिस तरह की लगातार बात भी की जा रही है कि US इकोनॉमी इज गेटिंग टू रिसेशन और नॉट, वो तो एक बड़ा डिबेट है ही, लेकिन इस वर्ड को और इस बयान को बहुत ही कॉशियसनेस के साथ जरूर देखना होगा। एक बार इंडियन मार्केट्स पे आज कौन से और स्टॉक्स हैं जहां एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी त्रिमूर्ति स्टॉक्स एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आते हैं, हैंडपिक स्टॉक्स और सेक्टर्स होते हैं। शरद लाए हमारे साथ 3 बड़े स्टॉक्स जहां पर हमें जरूर होनी चाहिए। शरद बताएं कौन से आज त्रिमूर्ति स्टॉक्स? सबसे पहला स्टॉक रहेगा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। ये स्टॉक में जो है कंपनी की अनाउंसमेंट आई है कि जो लेंडर्स हैं वो प्रिंसिपली जो है अप्रूव कर दिए वन टाइम सेटलमेंट कंपनी की आर्म रेलिगेयर फिनवेस्ट के साथ। याद रखिए रेलिगेयर फिनवेस्ट आर्म में डेट इश्यूज भी थे और ओवरऑल देखा जाए तो उनका जो है RBI के साथ भी टशल्स चल रहे थे। लेकिन जो सेटलमेंट की बात हो रही है वो लगभग 2300 करोड़ का
सेटलमेंट होगा और जो ओवरड्यूज अभी स्टैंड कर रहे हैं कंपनी में 5,300 करोड़ के ऊपर है। अब याद रखिए सेबी के साथ भी उन्होंने फाइन्स कम्प्लीटली पेमेंट कर चुका है, तो बहुत सारे जो नेगेटिव जो व्यू पॉइंट्स है स्टॉक्स के वो जो है अब फैक्टर्ड इन हो गए। तो आगे जाते हुए क्या मैनेजमेंट कमेंट्री रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ABFRL दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने अपनी D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर्स जो है एक नई आइडेंटिटी स्टार्ट की और कंपनी जो है बाई करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले और इंक्यूबेट भी करेंगे 30 नए ब्रांड्स। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके कारण जो DTC का मार्केट है, हमने चेक किया आंकड़े तो लगभग $100 बिलियन का भारत में ये मार्केट बन जाएगा 2025 तक। तो ऑफकोर्स ये स्पेस हाई मार्जिन स्पेस भी है, तो इसमें भी जो है आप नज़र बना के रखिए। और तीसरा स्टॉक रहेगा आपके जो EV बसेस होते हैं। अब ये इसमें 3 कंपनियाँ स्पेसिफिक हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अशोक लीलैंड और JBM ऑटो, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है वो जो है CNG और इलेक्ट्रिक बसेस की ओर जो है अपनी मूव कर रही है और वो टारगेट करेगी लगभग 3,000 बसेस जो है उनके फ्लीट में जो CNG हो या इलेक्ट्रिक बसेस हो वो जो हो आपके महाराष्ट्र के फ्लीट में इस साल ज्वाइन इन करें। थैंक्स फॉर दैट शरद। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ट्रेड लायक हो सकते हैं, आज के दिन में एक्टिव हो सकते हैं और आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। आइए निकुंज को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में, वो भी स्टूडियोज में आ गए। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज सुबह इनफैक्ट कल रात में ही कई फंड मैनेजर्स ने मुझे जेमी डायमंड की कमेंट्री भेजी, जो JP मॉर्गन के हेड है। इनफैक्ट कुछ साल पहले कोविड के पहले जब वो इंडिया भी आए थे तो आपकी मुलाकात भी हुई थी और ET अवार्ड्स वगैरह में आते भी रहते हैं वो। तो आप उनकी कमेंट्री को कैसे सुन रहे हैं? काफ़ी चिंताजनक उन्होंने चिंता जताई है बाजार को लेके, क्योंकि उनकी बात जब भी होती है तो सब सुनते हैं एक बार को। आपने कैसे एनालाइज की? डायमंड साहब क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया फेड को एक्ट करना पड़ेगा, नहीं एक्ट करेंगे तो लंबा प्रॉब्लम आने वाला है। समस्या इस इकॉनमी का जो US इकॉनमी है वह पहले से काफ़ी वीक हो चुकी है, वहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ज़्यादा हैं। तो जेमी डायमंड साहब सिंपल एक मैसेज दे रहे हैं अपनी तरफ से US फेड को कि भाई आपको एक्ट करना पड़ेगा और जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब वो आ जाती है ना उसको आप कंट्रोल नहीं करते तो घर जला सकती है। महंगाई का वही समस्या होती है कि किधर से कहाँ स्प्रेड करती है, कैसे जाती है, वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि JP मॉर्गन जो विश्व का सबसे बड़ा बैंक है उसका उनके चेयरमैन इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इकोनॉमिक हरिकेन आने वाला है। मगर 2 तरह के स्लो डाउन होते हैं और मैं इनके इंटरव्यूज़ देख रहा था ग्लोबल नेटवर्क्स पर। कोइंसिडेंस की बात है, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था। उनका ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा स्लो डाउन आएगा। एक तरह का रिसेशन जो होता है इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, किस प्रकार का रिसेशन है, क्या क्वांटम का रिसेशन है, किस प्रकार का स्लो डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी हमने फेड इंड्यूस स्लो डाउन नहीं देखा है। उनका मानना है कि इकॉनमी को स्लो डाउन करना पड़ेगा, फेड को एक्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इकॉनमी में बड़ी समस्या आने वाली है। मगर उस कमेंट के बाद देखिए डाउ तो नहीं गिरा है, उस कमेंट के बाद डाउ फ्यूचर्स नहीं गिरे हैं, उस कमेंट के बाद एशिया नहीं गिरा है। तो जो डायमंड साहब बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही एक फेड को वो एक हिमायत सी दे रहे हैं, मगर वह मार्केट को मेरे हिसाब से ऑलरेडी पता है। सो मॉर्निंग निकुंज, तो दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हद तक इकोनॉमिक टर्बुलेंस की जो बात है उसे बाजार अब कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है कि क्या क्या वर्स्ट सिनेरियोस हो सकते हैं। तो ऐसे में आज ट्रेडर्स क्या सिनेरियो सोच के चलें इंडियन मार्केट्स के लिए? कब, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि प्राइस रेंज की डिस्कवरी हो रही है, 16,400 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां से आप एक ऊपर की दूसरी रेंज देख सकते हैं। सेक्टर्स में चर्निंग हो रही है, यहाँ पर अब ट्रेडर्स के लिए क्या एडवाइस होगी आज के लिए? देखिए ट्रेडर्स को इस समय 2 सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए। बैंक्स जो एक तरह से लीडरशिप में आ चुके हैं, हम रोज बैंक्स की बात करते हैं, बैंक्स ने बखूबी इस समय लीडरशिप संभाल रखी है। दूसरा ऑटोज, मुझे लगता है कि ऑटो के अच्छे दिन आने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। आप देखिए तो ऑटो के अंदर जो स्लो डाउन था 2018 से आ चुका था। 4-5 साल से ऑटोज़ के अंदर हमने कोई अपटिक बहुत बड़ा देखा नहीं है। ऑटो के अंदर जो पैकिंग ऑर्डर है ऊपर नीचे हो रहा है। अचानक महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है, मारुति नीचे अंदर गिर चुका है जो कि एक मार्केट लीडर था। अब देखिए किस प्रकार से टाटा मोटर वापस आ रहा है, और आयशर के आंकड़ों को आप देखें तो उनके अंदर मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। देखिए मंथ ऑन मंथ आंकड़े आपके सामने हैं, हम CV को देख रहे हैं। मंथ ऑन मंथ आंकड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, ईयर ऑन ईयर आंकड़े मंथ देखिए बिकॉज वो ओमिक्रॉन का असर था उनके ऊपर। मगर मंथ ऑन मंथ आंकड़े मतलब इसका मतलब ये हुआ कि
मई के अंदर बिका है और उसको हम अप्रैल से कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्रेंड क्या है? 3 महीने का ट्रेंड सीवी के अंदर बुलिश है, 3 महीने का जो ट्रेंड है वो आयशर के अंदर पॉजिटिव है, 3 महीने का जो ट्रेंड है वो टाटा मोटर के अंदर पॉजिटिव है। अगर आप ये अज्यूम करें कि कमोडिटी प्राइसेस गिर सकते हैं, जो गिरेंगे, एक थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेड के अंदर और ज्यादा आउट परफॉर्मेंस मिले। बिल्कुल, इनफैक्ट यू राइट, पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे और इनफैक्ट वहाँ तो तमाम कंपनियों का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा दिखा। लेकिन वन सच कंसर्न कच्चा तेल अब भी है। ओपेक की बैठक से पहले थोड़ी नरमी नजर आ रही है, क्या लगता है आउटपुट को लेकर? कच्चा तेल जो है मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस में आ रहा है। 124-25 तक गया था क्रूड, उसके बाद अभी आज हम देख रहे हैं 112-113 पर ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो कच्चा जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल की जो कीमतें हैं वह एक लोअर हाई बना रही हैं। यह मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। ओपेक ने कल कहा है कि अगर रशिया ड्रामेटिकली आउटपुट कम करता है तो वो आउटपुट बढ़ा देंगे। तो हाई ऑयल प्राइसेस अगर 100, 120, 125 पे सस्टेन करेंगे तो इसको ओपेक को भी समझ में आता है कि डिमांड पे असर आएगा। तो एक रेंज में हो सकता है ऑयल सेटल करे। चार्ट्स को देख के लगता है कि ऑयल का जो बायस है वह लोअर है। अब वो 100 से 110 में सेटल होगा या 110 से 120 में सेटल होगा, तो वही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर अब देखिए 124 हुआ 2 दिन पहले, 12 घंटे के अंदर रिवर्सल आ गया। आज भी 113 है, अगर मैं सुबह देख रहा था ब्रेंट क्रूड का चार्ट अगर आप देखें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगर आप देखें तो क्रूड मेरे हिसाब से शेयर बाजार $100 क्रूड को फैक्टर इन कर चुका है। 104, $105 का जो क्रूड का अंक का जो प्राइस है ऑलरेडी फैक्टर्ड है। देखो, अगर मैं एक लिबर्टी वालों पूछने की ले सकता हूँ कि वो भारती के बारे में क्या आपकी राय है? आज की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि मित्तल साहब अब बड़ा सा कोई डेट लेना चाहते हैं। वो सिंगटेल का ब्लॉक आज की ईडी ने बोला और इस बारे में चर्चा भी हो रही थी बाजार में, हम बात भी कर रहे थे भारती में, क्योंकि फंडामेंटली भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे। आप उस स्टॉक को कैसे देखते हैं? एक बार 800 जाके वापस आ गया 650 तक, क्या उसमें इंटरेस्ट बन सकता है? अजय, कुछ महीनों पहले मित्तल साहब ने कमेंट दिया था कि इस समय में अगर हम निवेश नहीं करेंगे और बिजनेस विजिबिलिटी जो हमें दिख रही है, then we will not be fair to our shareholders। तो उनकी आवाज में गर्माहट थी। अब एक प्रमोटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक कंपनी में अगर स्टेक बढ़ा रहा है तो जाहिर है उसको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के रिटर्न अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सिंगटेल और भारती की भागीदारी की बात है, मुझे लगता है कि उन दोनों की जो भागीदारी है वह उसके अंदर सिंगटेल को कोई कंपल्शन नहीं है बेचने का, मगर अगर भारती उस ब्लॉक को लेना चाहता है तो इसका जाहिर मतलब है कि वह बुलिश है। अब भारती की ओनरशिप में अगर सिंगटेल का ब्लॉक आता है तो उसका सीधा प्रभाव MSCI इंडेक्स पे भी पड़ेगा। और जो भारती का स्टॉक है इस समय अगर आप देखें 650 के आसपास है, 700 के आसपास है जी। तो 700 के आसपास अगर आप देखें तो भारती पिछले 3 महीनों से उसने कुछ जबरदस्त नहीं करा, नैरो रेंज में चल रहा है। आरपू ठीक हो चुके हैं और इस समय क्योंकि मार्केट के अंदर एक डिफेंसिव फ्लेवर आ चुका है तो मुझे लगता है दैट टेलीकॉम विल क्वालिफाई एज द न्यू डिफेंसिव सेक्टर। इनफैक्ट उस पे तो प्राइस हाइक की बात भी हो रही है कि दिवाली तक शायद एक और प्राइस हाइक भारती कर सकते हैं। आरपू बढ़ चुके हैं ना, देखिए जब आरपू उनकी देखें तो आरपू, मित्तल साहब तो कहते हैं 300 आरपू होने चाहिए, 300 आरपू होने वाले नहीं है, 200 आरपू भी अगर हो जाए तो इनके ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक बात तय है कि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को AGR के जो चैलेंजेस थे उनसे बचा लिया है। 2 प्लेयर मार्केट है, जियो के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, भारती के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज आ चुकी है, अफ्रीका ठीक चल रहा है, तो कुल मिलाकर के इतना गड़बड़ मामला नहीं है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो इट्स अ गुड फंडामेंटल स्टोरी और भी चीज़ों पे जिस पर नजरिया दिया आपने निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और आज के ट्रेड सेटअप में किस तरह की ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं जो आपके लिए आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। और अब वैशाली भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं और खुश बोरा भी है हमारे साथ। वैशाली, आपके पास पहले आते हैं। मॉर्निंग, आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएं और साथ ही आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आज की। सो स्ट्रेटजी आज तो SGX निफ्टी थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट दिखा रहा है। सो 16,500 के नीचे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और निफ्टी के टारगेट्स आएंगे 16,400 टू 16,350। सो फिलहाल रेजिस्टेंस है 16,650 का। सो इट इज अ करेक्टिव बायस। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न वो तेजी दिखा रहा है। सो साइडवेज मूव में बने रहिए। 35,000 का सपोर्ट रहेगा इंट्राडे और 36,300 का रेजिस्टेंस है। एंड स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कल जैसे देखा PSU बैंक
सेगमेंट्स में थोड़ा मोमेंटम शुरू हुआ है, तो मेरी राय रहेगी कैनरा बैंक एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है 206 के स्टॉप लॉस के साथ 220 का टारगेट, और एशियन पेंट्स में मैं सेल रेकमेंड कर रही हूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2920 फॉर अ टारगेट ऑफ 2650। और इन्फोसिस कल टेक दोबारा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, सो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ 1450 या 1420 तक रीटेस्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली ये रहा स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमारे पास आते हुए दिख रहे हैं। गौरव, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? देखिए, पहला जो अगर मेरे रडार पे है वो है टीटीके प्रेस्टीज। जनरली ये रडार पे इतने जल्दी आता नहीं है, लेकिन कल अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है। आप अगर इसके डेली चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट की कगार पे आ चुका है, एक छोटा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। कंसोलिडेशन जो इसका फेस था पिछले 3 या 4 महीने का, उसके ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसका काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। मूविंग एजेस के ऊपर चल रहा है। आवली चार्ट पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट को सस्टेन ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। 855 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 920 रुपये के इसमें लक्ष्य होंगे, ये होगा कॉल ऑफ द डे। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है ब्लू डार्ट। यहाँ पे भी क्लियर कट आपको आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। तो जब आपका इंडेक्स है वो सॉफ्ट होता है, ऑलवेज गो विथ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। एक ब्रेकआउट देखने मिला, 50 वीक हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, छोटा ब्रेकआउट की सस्टेन ही कर रहा है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी हमको देखने मिल चुकी है। सभी मेजर मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 5, 10, 20, 50, 100 आप कोई भी एवरेज ले लो, इतनी शॉर्ट टर्म एवरेज को भी सस्टेन करे तो बता रहा है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 7950 का इसमें टारगेट होगा, 7450 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और एक सेल होगा, कंडीशनल सेल जो है इप्का लैब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मेजर सपोर्ट के करीब आके बंद हुआ है ये, और उसके नीचे का जाता है जो है 880 का है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रेशर जो है काफ़ी इंटेंसली बढ़ सकता है। ऊपर में एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने मिल चुके हैं, ये फॉलो अप आपके ब्रेकडाउन वगैरह होंगे। तो 880 के नीचे मैं इप्का लैब को सेल करने की सलाह दूंगा। 890 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और 860 के इसके टारगेट्स होंगे। राइट, ठीक है। सो ये कॉल्स रहेंगे गौरव बिसा की यहाँ पर एक मिक्स स्ट्रैटेजी के साथ बाय और सेल दोनों कॉल्स ले रहे हैं, और मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस उनकी कॉल्स ज्यादा हैं। अब कुछ से भी समझ लेते हैं। कुछ आपकी कॉल्स कहाँ होंगी? जी, हमें 3 कॉल्स हैं, तीनों ऑन दी बाय साइड है। मेरा पहला जो स्टॉक है दैट प्रैक्टिकली पिक्स इटसेल्फ। आप कोई भी डेटा पॉइंट उठा लीजिए उसके हिसाब से। द डिफेंस फ्रॉम द डिफेंस स्पेस, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक हम जो मोमेंटम देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इसका फॉर्मेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड वी ऑल नो हाउ द डिफेंस स्टॉक्स हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट मंथ्स ऑन द ट्रॉट। तो काफी अच्छा सेटअप है इसमें। जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो रहा है। इतनी अच्छी रैली के बाद भी अभी तक ओवरहीटिंग के संकेत इसमें नहीं आए हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन 2000 के जो लेवल्स हैं स्टॉक उनको छू सकता है, और 1840 के जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है उससे अपना स्टॉप लॉस बना के चलिए। ये इंट्राडे के लिए भी किया जा सकता है, पोजिशनली भी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ग्रीव्स कॉटन। 250 के लेवल्स के आसपास से हमने बहुत शार्प सेलिंग इस स्टॉक में आते हुए देखी थी, लेकिन इसने अपने 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस दिखाया है। 140, 145 के जो जोन्स हैं वहां पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड भी दिया है, और जो 200 मूविंग एवरेज है उसको काफी अच्छे तरीके से इसने होल्ड करके एक रिबाउंड दिखाया है। आने वाले कुछ समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 172 के जो जोन हैं जहां पे पहले हमने स्टॉक में रेजिस्टेंस आते हुए देखा है वहां तक जा सकता है, बट दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। यहाँ अगर आप बाय करते हैं 155 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। तीसरा जो मेरा स्टॉक है दैट इज क्लीन साइंस। इस स्टॉक में भी हमने एक फॉल आते हुए देखा था, बट ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस इसने एक अच्छा बेस बनाया है। 17 इसका जो 1600 का जोन है उसके आसपास इसने एक अच्छा बेस बना के एक रिबाउंड दिया है, और 1750 के आसपास इस स्टॉक में जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस पड़ रहे थे 2 दिन से उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। ये कंफर्मेशन है कि इमीडिएट बेसिस पे एटलीस्ट देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल ऑन द स्टॉक। यहाँ से जो इसका अपसाइड है ये इसके जो 200 मूविंग एवरेजेस हैं व्हिच इज 1950 1960 के जोन्स हैं वहां तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। सो 1950 यहाँ पे मेरा जो है टारगेट रहेगा, और जो इसके प्रीवियस सपोर्ट रादर रेजिस्टेंस लेवल्स थे स्टॉक ने उन्हें क्रॉस कर दिया है, तो अब वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे व्हिच इज 1770। तो 1950 का टारगेट और 1770 का स्टॉप लॉस, इससे क्लीन साइंस को बाय कर सकते हैं। कुछ इसमें से आपकी कॉल ऑफ द डे कौन सी होगी?
जी हाँ, इसमें से मेरी कॉल ऑफ द डे होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, डिफेंस स्पेस से जुड़ी कंपनी एचएएल कॉल ऑफ द डे, और ग्रीव्स कॉटन फंड रेज को लेकर एक बड़ी खबर भी है, इसकी डिटेल्स भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जतिन भी है। जतिन, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताइए, बाई साइड है कॉल्स या फिर बाई सेल दोनों होंगे? जी, मेरे बाय एज वेल एज सेल साइड दोनों काइंड ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। टोरेंट पावर पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक के अंदर लास्ट कपल ऑफ डेज से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी हुआ है, उसके बाद फॉलो अप मूव भी हुआ है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये काउंटर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये काउंटर में पॉसिबिलिटीज़ है कि ड्यू टू नेगेटिव स्टार्ट फॉर द मार्केट हमें वीकनेस देखने मिल सकता है इनिशियल ट्रेड में। सो बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू है। बेस्ट बाइंग रेंज है 471 से लेके 468 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 457 एंड वन शुड कीप अ टारगेट ऑफ 494। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो डिफेंस स्पेस से है BEL। स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 246 पे। लास्ट कपल ऑफ डेज से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। येस्टरडे स्टॉक ने प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, पोजीशन साइजिंग भी लॉन्ग साइड में है। सो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से डिफेंस स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट बन रहा है ट्रेडर कम्युनिटी का। सो बाय ऑन डिक्लाइन है 243 एंड 241 का रेंज है जहाँ पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 237 और 253 के अराउंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा IT स्पेस से जो है टेक महिंद्रा। स्टॉक 1147 की रेंज में क्लोज हुआ है। स्टॉक ने कल उसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस फेस किया है और वो रेजिस्टेंस फेस करते हुए बेरिश फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रायर जो राइजिंग ट्रेंड है वो नियर टर्म के लिए होल्ड लेने वाला है और यहाँ से एक डिक्लाइन मोमेंटम देखने मिल सकती है। सो सेल ऑन राइज का व्यू है 1168 1174 का जो बाउंस मिलता है इंट्राडे में, तो वो उसका यूटिलाइज करना चाहिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। टारगेट रहेगा 1120 के अराउंड और 1199 1200 के अराउंड कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव है, तो 1199 का स्टॉप लॉस सेफ रहेगा जी। ओके, तो चलिए ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दोनों बाय और सेल की कॉल्स आती हुई, और इस बीच ग्रीव्स कॉटन जहां पर खुश का नजरिया था, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आती हुई दिखी है। ग्रीव्स कॉटन की सब्सिडरी जो है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़े निवेश, बड़े फंड रेज की तैयारी हो रही है। अब्दुल लतीफ हिस्सेदारी के लिए करीब $15 करोड़ का निवेश कंपनी में करने जा रही, जिसके चलते ग्रीव्स कॉटन आज फोकस में है। और अजय, इनफैक्ट इससे जुड़ी डिटेल रिसर्च भी हमारे पास। इनफैक्ट मानसी, आपको पता होगा कि ग्रीव्स कॉटन में स्टोरी यही है। आपको याद होगा कि आइशर मोटर्स पहले लोग इन्वेस्ट करते थे CV के लिए, बट ज्यादा बड़ा गेम उसके अंदर रॉयल एनफील्ड का निकल आया। उसी तरह से ग्रीव्स कॉटन जो अदरवाइज डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी है, अब डीजल इंजन का आउटलुक तो क्वेश्चन मार्क में है, लेकिन इनकी जो सब्सिडरी है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसमें बाजार की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वहीं पे ये आ रहा है। 5 साल ग्राफ देखिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं की है, लेकिन प्रॉमिस बहुत है ग्रीव्स कॉटन में। आइए इनफैक्ट वामाक्षी से पूरी खबर समझ सकते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना वैल्यूएशन है, उसके बाद इसको रिविजिट करेंगे। वामाक्षी जी, ग्रीव्स कॉटन आज फोकस में रहेगा। अब्दुल लतीफ जामिल इंटरनेशनल DMCC है, वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं करीब $150 मिलियन यानी कि 1160 करोड़ कंपनी की होली ओन सब्सिडरी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। इसके बदले वो एक्वायर कर रहे हैं करीब 36% स्टेक। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर एज अ सेगमेंट की बात करें तो उसका जो ग्रीव्स कॉटन की कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू, वो है 38%। इनफैक्ट ये सेगमेंट के सेल्स में करीब 243% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 31% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आई चौथे तिमाही में। अगर हम बात करते हैं ये पूरे डील्स के वैल्यूएशंस की, तो पोस्ट मनी इसका इक्विटी वैल्यू जो ग्रीव्स कॉटन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसका रहेगा करीब 3,238 करोड़। और अगर हम जो होल्डिंग कंपनी ग्रीव्स कॉटन की पूरे वैल्यू की बात करें तो वो है 3,745 करोड़ उनका जो मार्केट कैप है। अगर एनालिस्ट की राय देखें तो एनालिस्ट ये जो यूनिट है ग्रीव्स कॉटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसको वैल्यू करी है करीब
करीब 3,200 से 4,000 करोड़ के बीच में। और ये एक्विजिशन के ये जो स्टेक एक्वायर किया है उसके बाद भी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ग्रीव्स कॉटन का सब्सिडरी रहेगा, तो इसके चलते ही ग्रीव्स कॉटन फोकस में रहेगा। एक और स्टॉक जो फोकस में रहेगा और ये नीचे की तरफ रह सकता है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में एक खबर आज सुबह की है जो हम निकुंज से भी डिस्कस कर रहे थे कि भारती एयरटेल के जो फाउंडर प्रमोटर हैं वो पर्सनल लेवल पे सिंगटेल का हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके लिए पैसा भी रेज कर रहे हैं। तो प्रमोटर बढ़ाएंगे अपना स्टेक एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि ब्लॉक डील होगी इसकी, तो क्या भाव नीचे होगा? अगर आप लास्ट एक हफ्ते का ग्राफ देखें तो आपको समझ जाइए कि इस खबर के चलते, क्योंकि पूरी खबर साफ तौर पर बाहर आ नहीं पाई थी, लेकिन बाजार में इसकी बज़ थी और इसलिए स्टॉक में एक्टिव शॉर्टिंग हो रही है। ऊपर से अगर आप देखें तो ये 800 रुपये के आसपास से सरकता हुआ 700 आ गया है। वैशाली में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग ऑलरेडी शॉर्ट कैरी कर रहे हैं भारती में, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली प्रमोटर का स्टेक बढ़ाना तो पॉजिटिव है और जो भी इतना बड़ा ब्लॉक डील होगा या इतना बड़ा स्टेक ट्रांसफ़र होगा वो थोड़ा मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे भी होने की बाजार में चर्चा है। तो इसमें किस तरह का ट्रेड बन रहा है आपके तो साथ? मेरे हिसाब से भारती इज एक्चुअली अ पॉजिटिव बाय सपोर्ट के साथ। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 750-800 की तरफ जाने को तैयार है, तो मेरा रहेगा बाय इन डिक्लाइन बट नॉट अ शॉर्ट सेल। यू विल बी नेगेटेड ओनली बिलो 680 फॉर मे बी रीटेस्ट करने के लिए 650 लेवल्स, बट 650 पे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और स्टॉक इज इन अ ट्रेंडिंग। एक बार 700-710 के ऊपर सस्टेन करे देन आगे जाके 750-800 के टारगेट्स आ सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी दिखती है वैशाली को 750-800 तक के लेवल्स भारती एयरटेल पर। आप एक बाय रिकमेंडेशन वैशाली की तरफ से समझ सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ इस बीच स्टूडियो में कुणाल भी हैं। कुणाल, मॉर्निंग, आज का ट्रेड सेटअप कैसा देख रहे हैं आप? आपको क्लियर बाय सिग्नल दिख रहे हैं या फिर आपको लगता नहीं एक बार थोड़ा सा मार्केट ओपन हो जाए उसके बाद सेटल होने के बाद, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है आज? तो हाँ, आई थिंक वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, बट सिग्नल्स बाइंग साइड के तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अभी भी इंडिकेशन है कि शायद मार्केट और कंसोलिडेट कर सकता है 1-2 दिन। सेक्टर स्ट्रेंथ अभी भी ज़्यादा उभर के नहीं आ रही है। खाली बैंक निफ्टी और ऑटो, ये दो ही सेक्टर्स है जिनमें हम कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड कंटिन्यूसली देख रहे हैं, बट उसके अलावा कहीं भी कोई सेक्टर में कोई पैटर्न या स्ट्रेंथ नहीं है। एक दिन जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 डेज बैक 3 डेज बैक आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आई थी, कल रिट्रेसमेंट आ गई थी। मेटल स्टॉक्स में कल जेएसडब्ल्यू स्टील ने अच्छा किया, बट बाकी सारे मेटल स्टॉक्स थोड़े फीके पड़ गए। तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स लैक कर रहे हैं सेक्टर वाइज में। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद निफ्टी में वो जोश नहीं आ रहा है कि सेक्टर स्ट्रेंथ के वापस से वो ब्रेकआउट दे सके। एक्चुअली सेक्टर लीडरशिप तो ले ही नहीं रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील के पे बात करें, वहां उनके कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए उन्होंने, शायद वो एक इंपैक्ट हो सकता है। तो मेटल नहीं लीडरशिप दिखा रहा है, आईटी नहीं दिखा रहा, बैंकिंग भी बहुत ऑन एंड ऑफ दिखा रहा है। कल लास्ट आवर में थोड़ा सा बाउंस बैक हो गया। तो क्लियर स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की कहाँ होनी चाहिए? सेफ बेट्स फिर आज लेनी चाहिए कोई? तो हाँ, सेफ बेट्स और जो स्ट्रॉन्गर परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं तो उनमें बेट लेना चाहिए। बिकॉज अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है जो एंटिसिपेट करे कि अगर मार्केट्स में रिवर्सल हो सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी कभी कभी कंसोलिडेशन में शायद वर्क नहीं करे। तो इससे अच्छा बहुत ज़्यादा सेफर और बेटर स्ट्रैटेजी होती है जो सेक्टर्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनमें से परफॉर्मिंग स्टॉक्स पिक कीजिए एंड देन लेट द डे पास। हो सकता है अगर आने वाले कुछ एक दिनों में अगर ग्लोबल डेटा पॉइंट्स इंप्रूव हो जाए तो शायद मार्केट में अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। 2 बाय कॉल्स जो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, पहला रहेगा M&M पे, कंसिस्टेंटली बुलिश रहूंगा। इस पे भी टारगेट्स रख सकते हैं 1090 का, स्टॉप लॉस 1010 का रख सकता है। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लार्ज कैप से ज़्यादा मिड कैप्स बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने लास्ट 3-4 दिन में भी देखा था। तो सिटी यूनियन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है इस पैटर्न का, और 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट अगर दे दे तो शायद डुअल ब्रेकआउट हो जाए। टारगेट्स 155 का, स्टॉप लॉस 138। ऑलराइट, बिल्कुल शुक्रिया कुणाल इन सारी स्टॉक्स के लिए। इनफैक्ट सेफ बेट्स जब बोला ना, कुणाल ने M&M का नाम लिया है। अच्छा, यानी ऑटो स्पेस इस वक्त सबसे सेफ बेट आपको दिखाई देता है, चाहे फाइनेंस में। आपको पता है M&M 4 ईयर हाई के बाद भी कुणाल चीपेस्ट ऑटो स्टॉक है। मतलब वो 600 वाला 1050 हो गया M&M। इनफैक्ट अब 1100 के टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्योरली फॉरवर्ड वैल्यूएशन में देखें तो अभी वन ऑफ द चीपर स्टॉक्स है। और सेकंड ऑटोमोबाइल स्पेस में पैसेंजर व्हीकल अपडेट अगर देखें, M&M की ही सबसे अच्छे आए हैं। बिल्कुल, तो चीजें अलाइन हो रही हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको हम लेके आते हैं और आपको इसकी जानकारी लेना जरूरी है। बूस्टर डोज
की बात हो रही है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लगवाएं या ना लगवाएं, और इसके बैकड्रॉप में मुंबई में और दिल्ली में अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें कोविड का तो वापस थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे दर्शकों ने हमें कॉल किया, मैसेज किया, ट्विटर पे पूछा कि आप कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आएं और इस मुद्दे को जरा एक बार टेबल पर रखें कि ये क्या चिंताजनक है, अभी ये जो पॉजिटिविटी में रिबाउंड आया कहीं ये वेव तो नहीं आ रहा। डॉक्टर समधानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नेटवर्क के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं और पूरे देश में इनकी कमेंट्री सुनी जाती है इंपॉर्टेंट हेल्थ मैटर्स को लेके। डॉक्टर समधानी, गुड मॉर्निंग, 18 ऑफ स्वदेश पे स्वागत है। जरा हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स के लिए ये डर थोड़ा अगर आप एक बार समझा सके तो, क्योंकि बहुत वापस से एक नर्वसनेस तो आ गई है, ये बात सही है। गुड मॉर्निंग जी, धन्यवाद। ये नर्वसनेस आना स्वाभाविक है। आपने बात की वैक्सीनेशन के लिए, और ये क्या तीसरी लहर मानी जा सकती है, चौथी लहर मानी जा सकती है कई जगहों में। जी, लहर का मतलब होता है फ्लैट लाइन से थोड़ा भी ऊपर जाना, तो ये टेक्निकली लहर जाना जाता है। लेकिन जो डेल्टा, ओमाइक्रॉन और डेल्टा में हमने जो लहर और स्पीड देखी थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, 8% हो गई है, 5% के ऊपर सावधानी जनक नहीं पड़ती है, तो श्योरली ये चिंताजनक है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि टेस्टिंग बहुत कम है, इसलिए शायद पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हो सके, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत रह सकते हैं, तो वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। क्या थर्ड डोज या प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहिए? अगर नहीं लिया है तो आप लेट हैं, कल ही लेना चाहिए था, तो बिल्कुल आज जाके जरूर लीजिए। अगर आप एलिजिबल है, आप गवर्नमेंट की कोविन ऐप में अप्लाई कर सकते हैं, तो तुरंत जाके ये थर्ड डोज लीजिए। इससे आपको ही नहीं, आपके घर वालों को और पूरे देश को आप प्रोटेक्शन दे सकेंगे। ऑल राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट डॉक्टर समधानी, मॉर्निंग। ये वर्ड ऑफ कॉशन ना व्यूवर्स को बार बार याद दिलाने पड़ते हैं। थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हैं लोग, कैजुअल हो जाते हैं। इनफैक्ट एक बड़ा कंसर्न तो ये भी है कि 12 to 18 ईयर्स की जो एज ब्रैकेट है, वहां तो सबसे ज्यादा, वहां तो वैक्सीनेशन ड्राइव और अग्रेसिवली होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर थोड़े से भी सिम्टम्स किसी को कोविड जैसे लगते हो तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है। ये छोटे बच्चों, 12 to 18 ईयर्स का गैप है, आप देखेंगे स्टेटिस्टिकली भी सबसे कम वैक्सीनेशन इनमें हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि ये लोग, बच्चे लोग कम सिम्टोमेटिक रहते हैं, इनको सिम्टम्स एक आधा 2 दिन के लिए आता है और फिर सिम्टम्स चले जाते हैं, लेकिन ये दूसरों को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो घर में जो वृद्ध है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है, उनको इजीली कम्युनिटी में ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो इनको जरूर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, कई स्कूल वेकेशन में जा रहे हैं, तो दोनों भी स्प्रेड के नाइडस बन सकते हैं। तो ये जरूरी है कि इनको वैक्सीन लेना चाहिए। प्रिकॉशन ये ही है कि मास्क पहनिए, अगर आपको सिम्टम्स है तो प्लीज जाके टेस्टिंग करिए। ये मत बोले कि मुझे कॉफ, कोल्ड, नॉर्मल कॉमन फ्लू है। अगर कोविड है तो आपके लिए नहीं, लेकिन आपके घर वालों के लिए जरूरी है जानना, तो एटलीस्ट आप क्वारंटाइन 5 से 7 दिन के लिए कर सके। बिल्कुल, साथ ही क्योंकि अभी हम जिस तरह से केसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं और अभी मॉनसून राउंड द कॉर्नर है, क्या आपको लगता है कि इससे भी एक तरह से, क्योंकि मॉनसून के साथ हम देखते हैं कई तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो ज्यादा बढ़ने का खतरा होता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है सिचुएशन और ज्यादा ग्रैपल होती हुई, बढ़ती हुई दिखेगी? कोई भी वायरस, स्पेशली जैसे कोविड वायरस जो है, ये जब टेम्परेचर गिरता है तो ये ज्यादा समय हवा में रह सकता है और इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है। लास्ट 3 महीने गर्मी के महीने थे, तो इसीलिए शायद इन्फेक्शन कम स्प्रेड हुआ हो, लेकिन मॉनसून में जैसे तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगी, इसकी जीने की क्षमता वायरस की हवा में ज्यादा होगी, इसीलिए इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है। तो जरूरी है कि आप वैक्सीन ले और प्रिकॉशन सावधानी रखें। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि कोरोना हमने देखा फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और सेकंड वेव इतना ज़्यादा इंटेंस होता हुआ दिखा था, और अब क्योंकि वापस से मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन इंटेंस तो होती हुई नजर ही आ रही है। और इस सिचुएशन की शुरुआत में ही हमें एडवाइस करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को एडवाइस करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स है ये समझ लेते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आई हैं?
गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी से करते हैं। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI को टॉप पिक बताया है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है। और HDFC बैंक में तो इनका मानना है कि हर एक सेगमेंट में अब धीरे धीरे ये मार्केट शेयर बैंक गेन करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि SME, कॉर्पोरेट बुक, ऑटो लोन बुक, सभी में धीरे धीरे वो मार्केट शेयर HDFC बैंक गेन कर रही है। इसके अलावा बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छे नतीजों के चलते इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि SBI को अगर हटा दें तो बाकी सरकारी बैंकों के परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिल रहा है, ग्रोथ मोमेंटम एक देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट है बैंकिंग पर। इसके अलावा लेमन ट्री पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। FY23 के लिए इनका कहना है जो आय में ग्रोथ गाइडेंस दी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऑक्यूपेंसी और ARR यानी कि एवरेज रूम रेट में सुधार दिखना भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा कॉर्पोरेट डिमांड में जो सुधार हो रहा है उससे भी इनके मार्जिन को और ज़्यादा सहारा आने वाले समय में मिलेगा। आखिर में बात करते हैं JSW स्टील की। यहाँ पर लक्ष्य घटा दिया है, 425 कर दिया है और FY23-24 के लिए जो EPS अनुमान है वहाँ पर भी 46 और 36% की गिरावट की बात ये कर रहे हैं। इसके अलावा FY23-24 में जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, ये कहना है रिपोर्ट में। हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखी गई JSW स्टील में, लेकिन उसके बावजूद शेयर काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये टारगेट भी घटाया गया JSW स्टील पर। तो JSW स्टील पर टारगेट यहाँ घटाया गया है। इसके अलावा CLSA की लेमन ट्री पर राय है और भी बहुत सारी ब्रोकर रिपोर्ट्स जो पूजा ने हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भी, लार्ज बैंक्स पर भी, मॉर्गन एंड स्टैनले की भी राय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा ये सारी रिपोर्ट्स हमारे लिए कंपाइल करके देने के लिए। इसी स्पेसेस से एक बार आज टेक्निकल व्यू क्या होना चाहिए, चार्ट्स पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। लेमन ट्री पहला जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, CLSA की राय टारगेट ऊपर की तरफ है और इनफैक्ट लेमन ट्री में कल ही एक ब्रेकआउट हमने आइडेंटिफाई किया था। संतोष हमारे पैनलिस्ट, उन्होंने कॉल भी दी थी लेमन ट्री पे। अब फिलहाल लेमन ट्री पे 80 रुपीज का टारगेट और कल से इस पे ना एक आपको बेस तो दिख रहा है लेमन ट्री पर। और तमाम होटल स्टॉक्स पर क्या कर सकते हैं गौरव? देखिए, लेमन ट्री तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट अगर देखेंगे तो 2020 के पहले के जो शुरुआती समय है या 2019 का एंड आप कहिए, वहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था। जो लोअर लेवल्स थे वो पोस्ट कोविड के थे, उसको इसने रिटेस्ट किया है, जो तकरीबन आपको देखने मिल रहे थे 60 के आसपास के। और यहाँ पे सस्टेन अगर हो गया तो एक बार लग रहा है कि स्टॉक जो है एक इमीडिएट इसका जो हर्डल है 71 का है, 71 के ऊपर सस्टेन अगर हो गया तो एक स्मूथ राइड टुवर्ड्स 80 देखने मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे होटल स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। शेराटन होटल है, अगर आप वो भी देखेंगे तो एक राइजिंग रेंज में चैनल में ट्रेड कर रहा है, छोटा ब्रेकआउट देखने मिला है। 10% की अपसाइड को वहाँ पे भी देखने मिल सकती है। इंडियन होटल भी एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो होटल स्पेस जो है यहाँ पे काफ़ी बजिंग है और यहाँ पे एक बार खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट होटल स्पेस जो है वो अनलॉक थीम का कैंडिडेट भी है। और लेमन ट्री होटल्स की अगर बात करें, ताज़ा खबरें भी आती हुई दिखी थी कि उड़ीसा में भी कंपनी अपने कारोबार एक्सपेंशन को लेकर फोकस कर रही है, जिसके चलते पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आई और अब ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट भी हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नूरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नूरेश, गुड मॉर्निंग। ट्रेड सेटअप वीकली एक्सपायरी के दिन आप कैसे देख रहे हैं और आपकी कॉल्स आज के लिए क्या होंगी? वही एक्सपेक्टेशन है, 16,400 के आसपास सपोर्ट रहना चाहिए निफ्टी पे। और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो ज़्यादा होगा मिड कैप स्मॉल कैप्स में। अभी भी व्यू पॉजिटिव ही है। जितना नज़दीक मिले 16,400 के आसपास वहाँ पे बाई बनता है और 16,320 का स्टॉप लॉस। बाउंस बैक में ओवरऑल कुछ दिनों के लिए 16,800 का अपसाइड टारगेट है और आज के लिए एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एक पुल बैक हो 16,500 की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन सबसे पहले रहेगा ITC, जो कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है 265 के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में 275 के ऊपर, जो उसे ले जा सकता है 308 तक। स्टॉप लॉस 265। सेकेंड रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, जिसने एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है और उसके अलावा अगर हम देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनी रहे। इससे पहले का ब्रेकआउट था 220-25 पे, वहाँ से 260 जाने के बाद फिर से 220-25 पे रीटेस्ट करके चल रहा है। और कल इसने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया 240 के ऊपर। ये मोमेंटम में एक नया ऑल टाइम हाई बनना चाहिए। टारगेट होगा 275, स्टॉप लॉस होगा 238। और लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा अशोक लेलैंड, जहाँ पे एक ब्रेकआउट मूव आना चाहिए 143 के ऊपर। सो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रेकआउट से पहले ले रहे हैं, बट अगर मोमेंटम आता है 143 के ऊपर तो टारगेट होगा 170, स्टॉप लॉस होगा 135।
बाटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थैंक्स फॉर दैट नूरेश। कुछ मैं आपके साथ बाटा डिस्कस इसलिए करना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखें तो इस स्टॉक को काफ़ी अच्छे नए ट्रेडर्स एक तरह से पोजिशनली ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट 1-1.5 साल में 1200 वाला 1800 हो गया, लगभग 1850। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए और मैनेजमेंट चेंज हुआ। आज सुबह यहाँ पे मालूम चल रहा है कि ये जो बड़ा ब्लॉक हुआ था 300 करोड़ का, उसमें लिया किसने? अच्छे अच्छे नाम आए हैं, ये ब्लॉक पूरा एब्जॉर्ब हो गया। हालांकि 1.5% नीचे था स्टॉक, कुछ खास नहीं। आपको लगता है इसी गिरावट में 50-60 रुपए नीचे आए, वापस इसमें पोजीशन लिया सकती है? क्योंकि ट्रैजेक्टरी तो ठीक ही लग रही है। कुछ जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बताया कि ये एचएनआई ट्रेडर कम्युनिटी में बहुत ही वेल ट्रैक्ड वेल मॉनिटर्ड स्टॉक है। और इसीलिए अगर आप इसका साल भर का करीब 1.5 साल का चार्ट देखेंगे तो इसमें हर डिप प्रैक्टिकली बाय ही हुई है, और उसके बाद स्टॉक ने मतलब जो फॉल आई है उसके बाद जो राइज है वो भी इक्वली शार्प आए हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ये भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि दैट इज इन लाइन विद मार्केट। जो इसमें डिप आई है दैट इज always been in line with the markets, but reversals भी equally sharp आए हैं। अगर मैं इसका immediate basis पे एक सपोर्ट देखूं तो स्टॉक ने 1700 के जो लेवल्स है यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके एक अच्छा रिबाउंड दिया है, और ऑलमोस्ट इमीडिएट बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसमें जो रिकवरी आई है ये भी काफी शार्प आई है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक और मूव कर सकता है। 2000-2030 के जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक ने पहले एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, वो आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं। देखिए इंट्राडे और कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल इसे बाय किया ही जा सकता है, बट दिस इज मोर ऑफ द पोजिशनल कैटेगरी। अगर आप फ्यूचर्स में पोजिशनली ट्रेड करते हैं या आप एक कैश में पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसे डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अपने रेडार पे रखिए। This is a stock that has a good momentum along with it. जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप 1750-1760 के जो लेवल्स हैं वहां का लेके चल सकते हैं। ओके तो चलिए बाटा इंडिया पर ये नजरिया आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर खरीदारी के मौके बनते हुए फंडामेंटल्स इसके काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन आज 2 बायबैक्स खुलने वाले हैं। जी हाँ, इंडिया मार्ट, इंटरमेश और शारदा एनर्जी, दोनों बायबैक से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित बताएं, बायबैक से जुड़ी डिटेल्स क्या है? पहले इंडिया मार्ट की अगर बायबैक की बात करें तो जो इशू साइज़ है वो 100 करोड़ का है। बायबैक का जो प्राइस है वो 6250 का है, जो कि 37% प्रीमियम पे है कल के क्लोजिंग के सामने। अब ये जो ऑफर है ये जून 15 तक ओपन रहेगा। अब एक और इन्फॉर्मेशन की जो चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रिटेल शेयर होल्डिंग इंडिया मार्ट में है वो 4.9% की है, और कोई भी रिटेल शेयर होल्डर के लिए जो भी गेंस हो सकते हैं इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने से वो एक्सेप्टेंस रेशियो पे डिपेंड करेगा। हायर द एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा गेंस होंगे उसी के दम पे। बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो इशू साइज़ है वो इंडिया मार्ट का वो काफ़ी छोटा है और रिटेल शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी ने सिर्फ 24,000 शेयर्स रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे हैं, जबकि 15 लाख रिटेल शेयर्स इंडिया मार्ट में है। इसके कारण जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, जो कि मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, जिसे एंटाइटलमेंट रेशियो भी कहा जाता है, वो 1.6% का ही होगा। मतलब 1 शेयर ही सिर्फ बायबैक किया जाएगा अगर आप 63 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस रेशियो इतने कम होने के कारण गेंस जो हो सकते हैं किसी भी रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए वो ना के बराबर ही होंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश में। बट अगर हम शारदा एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो बायबैक का इशू साइज़ है वो 122 करोड़ का है। बायबैक का प्राइस 1500 रुपये का है, जो कि 65% प्रीमियम पे है कल के क्लोजिंग पे, और ये ऑफर भी जून 15 तक ओपन रहेगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं मिड कैप यूनिवर्स से जो बायबैक के चलते आपके रेडार पे होने चाहिए। अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ डिस्कस करते हैं स्टॉक्स जो आज खबरों में हैं और शायद उसमें ट्रेडर इंटरेस्ट, इन्वेस्टर इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले तो ग्रीव्स कॉटन की बात करते हैं। ग्रीव्स कॉटन में जो उनकी इलेक्ट्रिक डिवीजन में 1100 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे उसकी वैल्यू अनलॉकिंग लगती है आपको? ग्रीव्स कॉटन एचएनआई कम्युनिटी में काफ़ी क्लोजली ट्रैक्ट होता है। सो ग्रीव्स कॉटन में अगर आप देखेंगे ये वैल्यूएशन जो अनलॉक हुआ है ये काफी अच्छे भाव पे हुआ है और काफी अच्छे वैल्यूएशन। इट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे FY22 सेल्स पे और अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स, और FY23 पे अप्रोक्सीमेटली 3.8 टाइम्स पे हुआ है, 3.5 टाइम्स पे। सो हमारा व्यू यही है कि अगर ग्रीव्स कॉटन डेफिनेटली इट विल हेल्प कंपनी टू इन्वेस्ट मोर इन EV साइड ऑफ द बिजनेस राइट नाउ, जो इसका आज की तारीख में सबसे बड़ा वर्टिकल हो गया है धीरे धीरे। और बिकॉज ट्रेडिशनल डीजल इंजन की डिमांड धीरे धीरे बढ़नी नहीं है, तो इसके कारण से जो इसका इम्पैक्ट मिलेगा ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। और लॉन्ग टर्म में मेरा वी हैव ए हाउस टारगेट ऑफ 165, बट ये वैल्यू अनलॉकिंग के पहले का था, तो आई थिंक
ये स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में आप 190 to 200 रुपीज तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। अभिषेक, एक स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप ट्रैक करते हो अमी ऑर्गेनिक्स, इसमें कल एक ब्लॉक डील हुई है। काफ़ी जाने माने इन्वेस्टर जो प्लूटस हैं आजकल मिड कैप में काफ़ी एक्टिव हैं, रेलिगेयर में भी एक्टिव थे, बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने काम किया हुआ है। प्लूटस वेल्थ ने 5.25 लाख शेयर उठाया है 880 पे, 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी। अमी ऑर्गेनिक्स आपके रेडार पे है? नहीं अजय, ये मेरे यानी कि वी हैव ए सॉफ्ट कवरेज, बट बेसिकली फार्मा इंटरमीडिएट बनाती है ये कंपनी और इस पे हमारा सॉफ्ट कवरेज है, बट डिटेल में वी आर नॉट हैविंग अ कवरेज ऑन द स्टॉक राइट नाउ। व्हाट अबाउट ये सारदा एनर्जी जो बायबैक आ रहा है, या इंडिया मार्ट, इस पे कोई व्यू? सारडा एनर्जी में हमारा कवरेज है, सारडा में हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। हमारा ये अभी जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया है, इस कारण से स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आया है राइट नाउ। आई थिंक इवेंचुअली अगर आप सारडा का बिजनेस देखेंगे तो इसमें एक्सपोर्ट्स का कोई इतना बड़ा गेम नहीं है राइट नाउ। तो ये सारडा अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली स्टॉक्स के मुकाबले गिरावट जो आई थी, इसके बाद ये संभल गया है राइट नाउ। और ये जो प्राइस है ऑलरेडी मार्केट इज मच मोर स्मार्ट राइट नाउ, तो ये अब धीरे धीरे आगे जाके जो बात कर रहे हैं राइट नाउ सारडा एनर्जी, मेरे को सारडा एनर्जी का हमारा व्यू यही है कि अगर आप डेफिनेटली अगर आपका ये है, इन्होंने पैलेट में भी एक्सपेंशन किया है, प्लस हाइड्रो पावर का भी इनका प्लांट जो लास्ट क्वार्टर में शटडाउन हुआ था अभी धीरे धीरे वापस से चल रहा है। और इनको एक गवर्नमेंट ने एक शाहपुर में कोल माइन दी है और उससे इनका माइनिंग कैपेसिटी बढ़ के, और गैरेपल्मा से भी दोनों से बढ़ के 1.2 मिलियन मेट्रिक टन से 1.68 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। तो इसका भी इनको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। सारडा हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। बायबैक का अमाउंट 150 करोड़ ही है राइट नाउ, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं देखना चाहिए, बट डेफिनेटली द कंपनी नेट डेट फ्री है स्टैंडर्ड लोन लेवल पे। और मेरा ये व्यू है कि आगे जाके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये अपना जो पावर बिजनेस है उसको अलग, हाइड्रो पावर बिजनेस को आगे जाके अलग करेंगे, वो एक काफी बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और जिस हिसाब से अभी पावर रेट चल रहे हैं उसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। डेफिनेटली ये वन कैन ऐड ऑन वीकनेस। राइट, ठीक है। सारदा को वीकनेस आने पर, थोड़ी सी यहाँ से गिरावट होने पे ऐड कर सकती है। ठीक है अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। वैशाली भी हमारे साथ इस बीच। कुछ काउंटर्स जिन्होंने कल एक पुलबैक दिखाया, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, या फिर अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स के पास हैं, वो आज कैसे रिएक्ट कर सकता है? वैशाली, हमने कल देखा था शॉपर स्टॉप, इनफैक्ट रिटेल काउंटर्स में ना आपको फर्स्ट हाफ में मूव दिख रहा था, शॉपर स्टॉप में दिख रहा था, आदित्य बिरला में दिख रहा था, वेदांत फैशन अब आपको एक ब्रेकआउट के पास दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ कोई ट्रेड बनता है इस स्टॉक में? आदित्य बिरला फैशन में एक ट्रेंड अच्छा बन रहा है। इट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। आई विल जस्ट गिव यू द लेवल्स। सो 260 का एक सपोर्ट बन रहा है और ये डबल बॉटम बन के ये स्टॉक ट्रेंड में आ रहा है। सो अबाउट 275 276 दिस विल बी रेडी फॉर 300 लेवल्स। सो आदित्य बिरला में एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। बाकी मेरा पर्सनल व्यू रहेगा दैट होटल स्टॉक्स, जैसे कि पहले भी सबने चर्चा करी है, सो शैले होटल उसमें ब्रेकआउट है, और इंडियन होटल, ये सब स्टॉक्स में पिकअप आ रहा है। सो होटल विल बी द फ्लेवर ऑफ द टाइम नाउ। शैलेट होटल में आप अगर यहाँ बाय की रिकमेंडेशन देते हैं तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस ध्यान रखें व्यूअर्स? सॉरी, मुझे कौन से स्टॉक के बारे में आप ही जो रेकमेंड कर रही है होटल स्पेस से वैशाली, शैलेट होटल पे। यस, सो शैले में भी ब्रेकआउट आ रहा है एंड आई थिंक ये आगे जाके 300 320 लेवल्स आ सकता है। सो 260 के 255 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, या तो बाइंग इन डिक्लाइन करिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। बाकी फेवरेबल ट्रेड रहेंगे ओरिएंटल होटल और इंडियन होटल में। इंडियन होटल विल बी 220 का सपोर्ट और पोजिशनल ट्रेड रहेगा 265 270 के टारगेट के लिए। तो चलिए, होटल स्पेस पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया जो है पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। इस बीच बैंकिंग स्पेस को अगर देखें, कुछ मॉर्गन स्टैनली की लार्ज बैंक्स पर एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, बोफा सिक्योरिटीज की भी बैंक पर एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, और खासतौर से लार्जर प्राइवेट बैंक्स जो हैं उस पर अपना पॉजिटिव नजरिया भी बता रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 4 बड़ी बैंक्स जो हैं प्राइवेट स्पेस में, वहाँ पर अपने पॉजिटिव आउटलुक दिखाए उन्होंने। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसे टॉप पिक्स भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। इन तमाम पिक्स पर आपकी राय क्या होगी?
जी हाँ, देखिए इनमें से अगर एक टॉप पिक हमें चूज करनी हो इन द एंटायर स्पेस, इट विल बी आईसीआईसीआई बैंक। काफी अच्छा सेटअप है, मूव भी इसमें काफी पॉजिटिव आया है, और जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स थे अराउंड 730 के, उसको बहुत ही कन्विंसिंगली ब्रेक करके स्टॉक ऊपरी स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। अब जो इसके इमीडिएट लेवल्स बन रहे हैं टेक्निकली, दैट इज 775 के जो लेवल्स हैं, ये एक जोन है जहां पे स्टॉक को जरा सा रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। पहले भी हमने स्टॉक को इन्हीं लेवल से जरा सा टर्न अराउंड होते हुए देखा है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, देन इवन दिस इज सम डिस्टेंस अवे, आप यहाँ पे ये भी प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं यहाँ इस लेवल पे बाय करके। अगर आप यहाँ बाय करते हैं 745 का जो एक लेवल है, उसके आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलिए, पे ऑफ आपके लिए काफी फेवरेबल होगा from here on. So ICICI Bank within the entire pack remains like a topic. HDFC बैंक की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो हमने देखा था एक्शन, जो फॉल देखा था, वो ऑलमोस्ट अब डन लग रहा है, दैट्स ऑल बिहाइंड अस नाउ। सो यहाँ से इस स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल आने को देखने को मिल सकता है 1475 के लेवल से, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 1350 का लेके चलिए अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो। बैंक्स में एक और डेवलपमेंट हुआ कल शाम को, अगर आप देखें कई लेंडर्स ने MCLR बढ़ाया, वो ग्रिड में आपके लिए स्क्रीन पे लेके आऊंगा, तो आपको नजर रखनी चाहिए कि सिस्टम में रेट्स एक्चुअली मूव करना शुरू हो गए ऊपर की तरफ। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभिषेक, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कल मैं डेटा देख रहा था, इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ 8 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गई है, 8.1%। हमने ये देखी, ये लो बनाया था -5% का डी ग्रोथ 2017 में, तो अच्छी रिकवरी आई है। ये बैंक की क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी रिफ्लेक्ट भी हुई थी Q4 के रिजल्ट्स में। आपका हाई ग्रोथ बैंक आपके हिसाब से कौन सा लगता है, जो काफी अच्छा अग्रेसिव काम कर रहा हो बिना ज्यादा रिस्क लिए? तो अगर आप काम करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, आप जो देख रहे हैं राइट नाउ, तो वहाँ पे काफी अच्छा है राइट नाउ। व्यू यही है कि अगर हम माइक्रो फाइनेंस में रूरल, जिस हिसाब से रूरल पिकअप है, ऑटो सेल्स नंबर भी एक रिकवरी, ऑटो रिकवरी को जस्टिफाई करते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं तो ये जो रूरल थीम बैंक है, बंधन बैंक हो गया और जीवन हो गया, इक्विटास हो गया, ये बैंक्स मेरे को अच्छे लगते हैं। इवन सिटी यूनियन बैंक वगैरह में भी कमेंट्री काफी अच्छी थी, स्टॉक नंबर्स भी ठीक आए थे। और एक थोड़ा सा अगर आप कॉन्ट्रियन कॉल लेना चाहते हैं तो यानी कि कल में आई एम क्वाइट पॉजिटिवली सरप्राइज्ड बाय द कमेंट्री ऑफ HDFC बैंक। आई थिंक HDFC बैंक ने कल अपना 5 साल के विजन में अपना डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और रेवेन्यू और सब ब्रांच नेटवर्क को डबल होने की बात कही है, वो एक काफी पॉजिटिव है राइट नाउ। जो HDFC बैंक एग्रेसिव जनरली नहीं देखा जाता है रिलेटिवली बेसिस पे इन लास्ट फ्यू, तो एक HDFC बैंक काफी अच्छा पोर्टफोलियो के लिए देखा जा सकता है। और फिर मर्जर बेनिफिट्स आगे जाके आपको, मेरे को लगता है इसका इनको बनेगा ही, तो HDFC लार्जर में HDFC बैंक अच्छा है। इवन कुछ PSU बैंक्स में भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बट व्यू रिलेटिवली HDFC बैंक और बंधन बैंक काइंड ऑफ प्लेस पे रहेगा। बैंक, बंधन बैंक, ये दोनों स्टॉक पसंद आते हैं बैंकिंग स्पेस में अभिषेक को। अभिषेक, शुक्रिया, आज समय दिया आपने और ये सारे मैटर पर हमने आपसे चर्चा की, आपने इसके जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 8 साल की ऊंचाई पर है, लगातार आप बता भी रहे कि क्रेडिट ग्रोथ ऑफ टेक अच्छा है, जिसके चलते बैंक्स, फाइनेंशियल्स ये एक प्रिफर्ड पिक बनते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स की। अब चलिए कुछ और स्टॉक्स जान लेते हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट के चलते आज ट्रेडिंग पिक्स मिल सकते हैं, ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। हमने कल एक स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड भी डिस्कस किया था, कल में उसमें लगभग 10% का मूव था, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट के पास तो है। आपको लगता है आज भले ही थोड़ा सा प्री ओपन में प्रॉफिट बुक हो रहे हो, यहाँ पर आज किस तरह का ट्रेड एक्सपेक्ट करना चाहिए जतिन? कल 10% के मूव के बाद क्या यहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट बुक हो सकते हैं, या फिर अब ट्रेंड शुरू हुआ है इसका? जी, जिस हिसाब से ये स्टॉक में फॉलोअप मूव आया है, उस हिसाब से ये स्टॉक का पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। और ये फॉलोअप मूव एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम चार्ट पे मेजर इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हो चुके हैं। इतना प्राइस एक्सपेंशन इन फेवर ऑफ बेस्ट कपल ऑफ डेज के बाद दिखने मिला है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सो इस वजह से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ऑन दी हायर साइड स्टॉक को पॉसिबल है कि एक हर्डल फेस हो सकता है
इन द रेंज ऑफ 1070 से लेके 1050 में। ये रेंज क्रॉस करते ही स्टॉक की पॉजिटिव मोमेंटम और एक्सेलरेट होगी, जो स्टॉक को 1140 1200 लेवल तक लेके जा सकती है। जो व्यू दिया है वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 वीक के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। से 2 हफ्ते में ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन लेवल्स आपको वॉच कर रहे हैं, ऊपर के टारगेट्स पीएसवाई में अभी भी दिखते हैं। कुछ आज स्टॉक्स हिमाद्री केमिकल, ये एक स्टॉक है जिसने अच्छी खासी मूव दिखाई थी, लेकिन अब जिस तरह से स्पेशलिटी केमिकल चलने लग गए, आपको इस स्पेसेस के दूसरे, इस पॉकेट के दूसरे स्टॉक्स में भी अब मूवमेंट दिख रही है। ये एक ब्रेकआउट के पास है। गौरव, क्या यहाँ को ट्रेड बनता है? जब ने सही पकड़ा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स इसके काफ़ी अच्छे शेप अप हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर 69-50 की लेवल अगर सस्टेन अगर हो जाते हैं आधा पौना घंटा भी, तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 74, और आपका जो स्टॉप लॉस, उस समय जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका 66 का होगा। तो मेरे सबसे रिस्क बड़ी फेवरेबल है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, ब्रेकआउट के कगार पे है, 69.5 इज द की लेवल। इसके ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। बालाजी अमाइंस को देखें। अब बालाजी अमाइंस से जुड़ी एक खबर है जिसके चलते फोकस में है। कंपनी की सब्सिडरी बालाजी स्पेशलिटी जो है, ये एक आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और आईपीओ के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी यहाँ पर है। स्टॉक मोमेंट की अगर बात करें, हमने कल मोमेंटम जरूर देखा, करीब आधे से 1% तक की बढ़त के साथ ये स्टॉक कमजोर बाजार में भी ट्रेड कर रहा था। फंड जुटाने के लिए कंपनी को मंजूरी जरूर मिलती हुई दिखी है। बालाजी अमाइंस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें पिछले 3 से 6 महीने का, तो ये जरा सा नेगेटिव ही है, लेकिन 2850 के जो लेवल्स हैं, इसके आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। उसे कहीं ब्रेक नहीं किया, उसे वायलेट नहीं किया है, विच इज अ गुड साइन। हल्के से पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है इन द लास्ट फ्यू सेशंस, और कल तो हमने काफी अच्छा एक मूवमेंट इसमें आते हुए देखा, जिससे ये अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। लेकिन बिकॉज द स्ट्रक्चर हैज बीन नेगेटिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो ये पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट है, इससे हम बहुत ज्यादा एंथुज होकर फिलहाल इसमें एक बाय कॉल इनिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज एक जो अपसाइड कैप्चर होना था, जो कंसोलिडेशन चल रहा था, उसका एक अपसाइड कैप्चर होना था, वो कल के मूव में हो गया है। हम जरा सा इसे वॉच करेंगे। इफ इट क्लोजेस अबव 3300 टुडे, एंड अगर हम फॉलो थ्रू बाइंग देखते हैं, तब हम इसमें ऊपर के जो टारगेट इनफैक्ट 3700 के टारगेट्स इसमें दिख रहे हैं। अगर 3300 के ऊपर क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तब हम उन टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, वरना फिलहाल इसे हम बस वॉच लिस्ट में रख सकते हैं ट्रैक करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है जिसके चलते एक इम्पैक्ट जरूर दिख सकता है, लेकिन स्टॉक में फिलहाल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का नजर नहीं। वॉच लिस्ट में इसे डालें, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के आने का इंतजार हम करेंगे और तब फिर एक्सपर्ट से रिव्यू जरूर लेंगे। बॉयंट कैपिटल के जुगल मिस्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। वीकली एक्सपायरी है बाजार में, ऑफकोर्स कल के सेशन में भी हमने काफी वॉलेटाइल एक्शंस देखे। बैंक निफ्टी ने सरप्राइज जरूर किया था, क्योंकि जहां तमाम इंडेक्स में बिकवाली थी, बैंक निफ्टी की तरफ से क्लोजिंग अच्छी रही। आज के लिए सेशन आपको कैसे लग रहा है, और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अगर कोई हैं तो आप बताएं। यस, गुड मॉर्निंग मानसी। ये एक्चुअली मार्केट को थोड़े अलग नजरिए से हमें देखना चाहिए, बिकॉज एक तरीका देखने का ये है कि फेड ने अपना 75 बेसिस पॉइंट्स रेस किया है और आपकी मार्केट S&P नैस्डैक काफी गिर गई है। दूसरा नजरिया देखने का ये है इसमें कि ऑल्दो फेड ने खाली 75 बेसिस पॉइंट हाइक किया है, बट मार्केट द US 10 ईयर ऑलरेडी 3% पे चला गया है। तो जो सच्चाई है वो कहीं बीच में होगी। द होल वे टू लुक एट दिस मार्केट विल बी के ये जो मैसिव गिरावट थी वो करीब करीब कंट्रोल हो गई है, और यहाँ से यू विल हैव टू कंटिन्यूअसली ट्रेड द मार्केट। तो उस हिसाब से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो सर्विसेज सेक्टर्स में है। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरेस्ट रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पास कर सकते हैं, उसमें हमारी रुचि है। तो ऑटो एंसिलियरीज काफी रीजनेबली गुड स्पेस है, कमर्शियल व्हीकल्स काफी रीजनेबली गुड स्पेस है, और कंजम्पशन बास्केट जितना भी है वो सब स्टॉक्स जो हैं उसमें आपको मार्जिन कंप्रेशन देखने मिलेगा, और आपका वैल्यूएशंस जो 2013 से 2019 में बढ़ गया था उसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो कंजम्पशन जितना भी स्पेस है वहां पे बहुत धीरे से हमें प्रोसीड करना है, और बाकी सेक्टर्स में जो लाइफ इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, उसमें आप पोजीशन कर सकते हैं हमारे हिसाब से।
जिगर, प्लेजर टू हैव व्यू। प्रियंका यर, तो आपने बहुत क्विकली आपसे एक व्यू समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा, और ये एक व्यू निकल के भी आ रहा है कि आपको इन्फ्लेशन के उस तरफ देखना होगा। यू हैव टू सी द ग्रास ऑन द ग्रीनर साइड, दैट साइड, मतलब वो वाले स्पेसेस जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे। आपने कंज्यूमर स्पेस का यहाँ नाम लिया, कुछ और डिस्क्राइब कर पाएंगे इस सेक्टर को, या ब्रेक डाउन कर पाएंगे व्यूअर्स की और सिंप्लिसिटी के लिए कि कहाँ उनको अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो जी, सी इन्फ्लेशन जिस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स और सेंट्रल बैंकर्स देखते हैं, इट इज नॉट द प्राइस लेवल इटसेल्फ, इट इज ओनली द चेंज इन प्राइस। तो 100 रुपए का 120 हो गया एक साल, तो वो आपका 20% इन्फ्लेशन है। पर 120 का अगले साल 120 रह गया, तो वो 0% इन्फ्लेशन है। तो बेस इफेक्ट का बहुत ज्यादा माने हैं इस द वे सेंट्रल बैंकर्स लुक एट इट। तो हमें उस हिसाब से इसको देखना होगा। द बेस इफेक्ट विल स्टार्ट कमिंग इन फ्रॉम सितंबर। तो सितंबर से आप काफी सेंट्रल बैंकर्स की नीति वगैरह में रियायत देख पाएंगे। तो उस हिसाब से जो बिल्कुल कंजम्पशन फेसिंग स्पेस है, वहां पे आपका ग्रेन कंजम्पशन है, आपका ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन है, आपका कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, ये काफी देखने मिलेगा। तो जो एंटायर जो पेंट इंडस्ट्री हो गई आपकी, या कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, उन सब में आपको बहुत ज्यादा ये देखने मिलेगा कि मार्जिन्स 2, 3, 4 साल से करीब करीब फ्लैट हो गए हैं, एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू सी इन्फ्लेशन। तो मेरे हिसाब से वो सब शेयर्स आपको अवॉइड करने चाहिए अभी। ऑलराइट, ठीक है। अब ये स्पेसेस आप फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, और अब बड़ा रीजन जो है इन्फ्लेशन, विच इज मोर मेजरली ट्रिगर्ड बाय क्रूड प्राइसेस जो एलिवेटेड लेवल्स पर चल रहे हैं, ऑलरेडी एक प्रीमियम पर जो हम पे कर रहे हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, मिस्टर मिस्ट्री आप हमारे साथ बने रहे। एक व्यू आज जब हमने सुबह मॉर्निंग में हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से पूछने की कोशिश की थी कि वो आप किस तरह से क्रूड की चाल को देख रहे हैं, मार्केट्स पर क्या नजरिया बना रहे हैं, इनफैक्ट ऑटो स्पेस पर उन्हें क्या व्यू निकल कर आ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस समय 2 सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए। बैंक्स जो एक तरह से लीडरशिप में आ चुके हैं, हम रोज बैंक्स की बात करते हैं, बैंक्स ने बखूबी इस समय लीडरशिप संभाल रखी है। दूसरा ऑटोज, मुझे लगता है कि ऑटो के अच्छे दिन आने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। आप देखिए तो ऑटो के अंदर जो स्लो डाउन था 2018 से आ चुका था। 4-5 साल से ऑटोज के अंदर हमने कोई अपटिक बहुत बड़ा देखा नहीं है। ऑटो के अंदर जो पैकिंग ऑर्डर है ऊपर नीचे हो रहा है। अचानक महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है, मारुति नीचे और अंदर गिर चुका है जो कि एक मार्केट लीडर था। अब देखिए किस प्रकार से टाटा मोटर वापस आ रहा है, और आयशर के आंकड़ों को आप देखें तो उनके अंदर मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ट्रेंड क्या है? 3 महीने का ट्रेंड सीवी के अंदर बुलिश है। 3 महीने का जो ट्रेंड है वो आयशर के अंदर पॉजिटिव है। 3 महीने का जो ट्रेंड है वो टाटा मोटर के अंदर पॉजिटिव है। अगर आप ये अज्यूम करें कि कमोडिटी प्राइसेस गिर सकते हैं, जो गिरेंगे, एक थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेड के अंदर और ज्यादा आउट परफॉर्मेंस मिले। ओके, तो क्लियरली रैशनल अप्रोच ज़रूर रखना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगर बाजार को देखें तो अभी मौके कई सारे खुलते हुए दिखेंगे, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर टैप करते रहिए। ये राय एक्सपर्ट्स की तरफ से, हमारे मैनेजिंग एडिटर की तरफ से आपके लिए आती हुई। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस भी एक बार देख लेते हैं। और जतिन, आपसे जानना चाहेंगे वेल्सपन कॉर्प, इस स्टॉक को देखिए, इस पर टेक्निकल चार्ट चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में कई सारे ऑर्डर्स के चलते ये स्टॉक लगातार एक्शन में भी रहा है, खबरों में भी रहा है। ताज़ा खबर ये आती हुई दिखी कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है करीब 50 करोड़ का सऊदी रियाल से, विच इज़ काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, कंपनी के कारोबार के लिए। ऑर्डर विंस के चलते कंपनी लगातार फोकस में रहती है। आपकी राय क्या होगी? जी, वेल्सकम कॉर्प करंटली उसके शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म सप्लाई जोन के वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सो बाय द टाइम ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का वेव बन सकता है। जो रेंज है ऑन दी हायर साइड जहाँ पे सप्लाई देखने मिल सकता है वो इन बिटवीन 250 से 260 की है। ये रेंज में पहले भी एक डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। तो बाय द टाइम ये सप्लाई जोन क्रॉस नहीं होता है, यहाँ पे मेजर टारगेट सेट नहीं हो रहे और स्टॉक काफ़ी हाई वॉलेटाइल है, तो बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह रहेगी। बट एट प्रेजेंट ये लेवल पे तो बाय जनरली नहीं करना चाहिए जी। ओके, चलिए बाजार खुलने में सिर्फ 1.25 मिनट बचे हैं, और क्विकली कुछ आपकी कोई कॉल्स बाजार खुलने से पहले अगर हो आप क्विकली बताएं।
जी एक्चुअली वेल्सपन कॉर्प ही मेरे रेडार पे था, वो इट वाज नेक्स्ट इन द लिस्ट। हमने काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखा है। 250 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनते हुए हमने देखा है स्टॉक में, बट वहां तक एटलीस्ट स्टॉक में जाने का पोटेंशियल है। सो वेल्सपन कॉर्प टुडे आल्सो विल बी ऑन द रेडार फॉर अ टारगेट ऑफ 250, और यहाँ 225 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऑलराइट, ठीक है। सो ये वेल्सपन कॉर्प में अब मार्केट खुलने में कुछ देर ही हमने कल देखा एक चॉपी ट्रेड आपको देखने को मिला था। हालांकि जिस तरह से बाजार में लास्ट आवर में आउट परफॉर्मेंस आपको बैंक से दिखाई दी, आज निफ्टी पर क्या राय निकल कर आ रही है? यहाँ पर नरेश को बाय सिग्नल लगते हैं, वैशाली सेल के साथ हैं, और इस वक्त होल्ड है कुणाल और कुश गोरा। तो बहुत ही मिक्स्ड व्यू है, एक बहुत क्लियर व्यू नहीं है। लेट द मार्केट ओपन देन। बैंक निफ्टी पर एक बार व्यू देखते हैं। बैंक निफ्टी पे आई थिंक कुछ बेटर होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी पर हमने कल एक आउट परफॉर्मेंस देखी भी थी लास्ट आवर में। इनफैक्ट एक गैप जो फिल करने की कोशिश की थी निफ्टी ने, लेकिन लगातार दूसरे दिन ही एक लोअर हाई बनाया था। तो आज मल्टीपल रेजिस्टेंस बाजार में है ऊपर के लेवल्स पर, और ऐसे में बाजार कैसे खुलते हुए दिखाई देंगे? आज कहां होने चाहिए ट्रेडिंग के मौके? क्या बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा निफ्टी से एज कंपेयर्ड? तो अभी फिलहाल आप 16,500 के नीचे खुलते हुए बाजार को देख रहे हैं विद स्मॉल गैप डाउन ऑफ 45-50 ऑड पॉइंट्स। बैंक निफ्टी इस वक्त आपको 175 ऑड पॉइंट के साथ गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पे कोई बाउंस बैक आ सकता है? इसके लिए वेट करना होगा। लेकिन अभी देख लेते हैं कि निफ्टी पर बड़े काउंटर्स कौन से हैं जो या तो बाजार पर प्रेशर बना रहे हैं या फिर इस वक्त लीड ले रहे हैं। चलिए पहले बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन वो 1% तेज दिखा रहे हैं। तो यानी अगर बाजार में हेवी वेट चल रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक। दिस माइट कैन बी अ सिनेरियो। इसके अलावा आपको इन्फोसिस यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव अभी फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन एशियन पेंट्स आपको यहाँ 1.25% की बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है। क्रूड से डायरेक्टली इंपैक्ट होता है ये, और आपको ये इस पर सेंटिमेंटली मूव्स दिखती भी हैं। टाटा स्टील आपको आज तेज दिखाई दे रहा है लगभग 1%। तो आईटी से आपको इन्फोसिस, टाटा टीसीएस, ये दो स्टॉक्स हैं इनिशियली जो ग्रीन साइड पर हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको दूसरे बड़े काउंटर्स है उसमें आपको स्टील प्लांट में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है। सीमेंट पैक में आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है अल्ट्राटेक सीमेंट से, लेकिन इस वक्त थोड़े से आपको वो गेन्स जो है वो अब लॉस में भी कन्वर्ट, लाल निशान में स्लिप होते हुए काउंटर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी गिरावट और बढ़ गई है। 16,450 के पास इस वक्त आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है। और आपको दबाव बनाने वाले काउंटर्स कौन से? हीरो मोटोकॉर्प 3% की गिरावट, ऑटो बिक्री के नंबर्स आए, ट्रेड प्ले आउट हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे टिपिकली प्रॉफिट बुक हो रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल आपको 2% की गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। एचयूएल में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एचयूएल आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन से रेजिलियंस दिखा भी रहा था, लेकिन अभी फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ये सारे स्टॉक्स आपको वीक दिखाई दे रहे हैं जो बाजार पर प्रेशर माउंट कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल इस वक्त आपको 1.5% की गिरावट के साथ, और इंश्योरेंस स्पेस में हम लगातार 3 दिन से देख रहे थे बढ़त थी, लेकिन अब वहां भी टिपिकली प्रॉफिट बुक हो रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार वेरी क्विकली मिड कैप स्पेस का भी व्यू देख लेते हैं कि मिड कैप स्पेस में इस वक्त किस तरह के रुझान है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉड बेस्ड आपको रैली दिख रही थी, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थी। यहाँ पर आपको अदानी पावर सबसे ज्यादा प्रेशर माउंट करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेस्टीज स्टेट 1% की गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। पावर स्टॉक्स हो, इस वक्त आपको फार्मा स्पेस हो, मिड कैप, यहाँ पर अभी आपको प्रेशर ही दिखाई दे रहा है बाजार पर। मानसी, आपने कुछ स्पॉट किया अलग? बिल्कुल, फ्यूचर्स के ट्रेंड को अगर देखेंगे, फ्यूचर्स में जिस तरह से हमने इनफैक्ट आज सुबह आपको बताया था, काफ़ी बटी हुई राय निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की तरफ से। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखेंगे उसी तरह का नजर आ रहा है। 905 एडवांसेस के सामने 748 डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा गेनिंग मोमेंटम जो है फाइजर के स्टॉक में देखने को मिल रहा है, करीब 4% की बढ़त के साथ फाइजर यहाँ पर ट्रेड करते हुए। डेल्टा कॉर्प अगर आप देखेंगे वहां पर 3% की तेजी नजर आ रही है। यूनाइटेड स्पिरिट, स्टोर एंड फार्मा जैसे कुछ और काउंटर्स। कंटेनर कॉर्प को आप देखिए मिड कैप में इनफैक्ट इसकी बात करनी चाहिए थी, क्योंकि करीब 2% के अपमूव्स के साथ यहाँ पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। जिंदाल स्टेनलेस, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीवीआर के फ्यूचर्स को अगर देखेंगे अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड्स। हीरो मोटो, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, कुछ तमाम फ्यूचर्स जहां पर बिकवाली, यहाँ पर फार्मा स्पेस अब भी परफॉर्म कुछ खास नहीं कर पा रहा है। कैडिला जैसे स्टॉक प्राइस में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। तो बाजार क्लियरली खुलता हुआ एक मिला जुला ट्रेंड, इनफैक्ट ज्यादा ऑन नेगेटिव साइड जिस तरह के ट्रेंड्स आज सुबह विदेशी बाजार से नजर आ रहे थे, उसी की तर्ज पर हम देख रहे हैं बाजार में कुछ चुनिंदा काउंटर्स के अलावा बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। रिलायंस यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। कुछ लेट मी स्टार्ट विथ यू, यहाँ पर कुछ तमाम स्टॉक्स जिसमें तेजी, उसमें रिलायंस सबसे आगे, इससे शुरुआत करते हैं, अपनी राय दीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम स्टॉक के साथ है। और अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें, वैसे तो रिलायंस इटसेल्फ इज अ मेजर ड्राइवर फॉर द इंडेक्स, बट अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो वो भी काफी अच्छी है पिछले कुछ सेशन से। यहाँ से अगर हम फ्रेश एंट्री चाहें तो भी बिल्कुल स्टॉक में कर सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो 2750 के निकल के आ रहे हैं और 2600 के आसपास, जहाँ पे ठीक इसका 20-डे मूविंग एवरेज बन रहा है फॉर ट्रेडर्स, ये एक लेवल हो सकता है। अगर आप पोजिशनली इसे लेके होल्ड कर सकते हैं कुछ मंथ्स के लिए, सो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में आप 2900 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। और यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस है ये जरा डीप हो जाएगा, विच इज अराउंड 2500 लेवल्स, जहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट दिखाया है। सो रिलायंस ओवरऑल पॉजिटिव है, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए भी और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए भी। जतिन, पेंट स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट्स अगर देखें आधे से 1% की बढ़त के साथ स्टॉक में ट्रेड्स जो हैं तेजी पर खुलते हुए दिख रहे हैं, इस पर अपनी राय दीजिए। एशियन पेंट्स में कंसोलिडेशन दिख रहा है। आज जो 0.5% की तेजी दिखी सो फार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कहाँ पे भी वो आगे जाके फिजल आउट हो सकती है। हमें यस्टरडे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा था फ्लैट ओपनिंग होने के साथ में, बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट इनिशियली तो कंसोलिडेट कर रहा था, बट ये स्टॉक में वो स्ट्रेंथ नहीं बन पाया। सो एट प्रेजेंट ये स्टॉक पे व्यू सेल ऑन राइज का है। यहाँ से जो भी बाउंस आता है वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। बेस्ट सेलिंग रेंज है इन बिटवीन 2910 से 2920 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2940। पॉसिबल है ये स्टॉक ऑन द लोअर साइड 2820 2800 की रेंज आज इंट्राडे में बता सकता है। गौरव, मुंबई बेस्ड प्रॉपर्टी स्टॉक्स में कल भी थोड़ा एक्शन था, आज भी लोधा जैसे नामों में आपको 2-3% का अपमूव नजर आ रहा है। डेटा तो सजेस्ट कर रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है मुंबई रजिस्ट्रेशंस। चार्ट्स पे आपको सबसे ट्रेड वर्दी या स्ट्रांग स्टॉक्स कौन से लगते हैं? देखिए, अगर मैं चार्ट इसके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फिलहाल लोड़ा जो है एक ब्रेकआउट के कगार पे है। तो अगर किसी को ब्रेकआउट के लिए प्ले करना है, अगले 3-4% के लिए प्ले करना है, तो मैं समझता हूँ कि लोड़ा जो है वो आपको मैक्रोटेक वो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मैं इसके लिए थोड़ा सा वेट करूँगा कि एक बार जो है ये क्लोजिंग जो है 1015 के ऊपर अगर आवली क्लोज आती है तो आप बाय कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, 1045 के इसके ना टारगेट होंगे। किसी को अगर है कि मैं थोड़ा पोजिशनली प्ले करूँ, 4-5 दिन अगर होल्ड मुझे करना है, वैसे अगर मैं प्ले करूँ तो सेंटेक रियलिटी भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर लो का सिलसिला बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो होगा 425 का, और ये आप प्ले कर सकते हैं ऊपर में 475 के लिए। ठीक है, एब्सोल्युटली। एक बार आईटी पैक पर क्या व्यू हो सकता है? कुछ आपको लगता है जिस तरह की अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं लार्ज कैप आईटी में भी, इट कैन बी एन आईटी डे आज, क्या आईटी स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सभी में अभी आपको फिलहाल इनिशियली स्ट्रेंथ तो दिख रही है। जी हाँ, और जहां तक आईटी पैक की बात है, फिलहाल इट्स बेस्ट टू स्टे विद द लार्ज कैप्स, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी देख रहे हैं हम। इन हाउस वॉलेटिलिटी से ज्यादा ये इंपोर्टेड वॉलेटिलिटी है। नैस्डैक हैज बीन सीइंग क्वाइट वाइल्ड स्विंग्स, तो उसके चलते हो सकता है कि स्मॉल कैप जो है या मिड कैप जो है उनमें जरा सा प्रेशर बना रहे। बट जहां तक लार्ज कैप्स की बात है, देखिए स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है और हमने इनको अच्छे बाउंस होते हुए भी देखा था। इसमें मेरा वन ऑफ द टॉप पिक्स जो रहेगा विल बी टीसीएस। स्टॉक में बहुत अच्छा हमने रिबाउंड देखा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है उनके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक। लेकिन जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं वो 3550 के आसपास बन रहे हैं। तो उसे ध्यान में रखते हुए अगर आप एक पोजिशनल बेट लेना चाहें तो टीसीएस में ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3550। और यहाँ जो स्टॉप लॉस है आपका 3350 का लेके चलिएगा। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, दैट इज बिकॉज द वॉलेटिलिटी इज क्वाइट हाई इन द आईटी पैक दीस डेज। कल डेल्टा कॉर्प में ना अजय बड़ा स्टिक, आपको पता ही होगा, वहाँ पर 6% तक का फॉल था, लेकिन आज आप रिकवर देख रहे हैं वहाँ पर बड़ा स्टेक। ठीक है, राकेश ने 25 लाख कम से कम कम किया था, एग्जिट किया था 25 लाख उन्होंने अभी भी है उनके पास स्टॉक। करेक्ट, हाँ, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर आया होगा, बट लेकिन स्टॉक आज में अच्छा कर रहा है। नहीं, स्टॉक में अगर आप देखिए ना, अगर रिजल्ट्स देखिए इस बार के, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। नए आप जाके ट्राई करिए उनके नए प्रॉपर्टीज, सब जगह। एक्चुअली इन्होंने अपने एक नए प्रॉपर्टी गोवा में भी ऑपरेशनल भी कर दी है, जहाँ प्लान बना रही है जाने का।
आई होप सो। नहीं, लेकिन अजय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 10% नीचे जब आता है तो लोग इसको यूज करते हैं ऐसी डिप्स को लेने के एक्चुअली, लिए। और अनलॉक के टाइम पे तो डेल्टा कॉर्प का लगातार नाम भी ले रहे थे कि कब मौका मिलेगा, और इसलिए खरीद लीजिए काश क्योंकि मैं वहां पर वो आपको गिरावट दिख रही थी। मानसी विजुअल दिखा सकता, कल अनलॉक हुआ बीजिंग में। अभी हम शायद क्लोजिंग में लेके आते हैं। जो विजुअल्स इंटरनेशनल मीडिया पे, नेटवर्क पे हैं, लोग घरों से बाहर भाग भाग के पेड़ों को हग कर रहे हैं, घास पे जाके लौट रहे हैं। 3 महीने से वहाँ पे एक फोर्स लॉकडाउन था कोविड के चक्कर में, कल वो अनलॉक हुआ है और ट्रेन स्टेशन पूरी जैम्ड हो गई हैं। और आपके मतलब देखिए, ये अनलॉक ट्रेड जो है पूरे वर्ल्ड That's में how हो रहा market है। also works, right? अगर एक दिन बहुत बड़ी बिल्कुल। सेलिंग आई तो अगले दिन बाउंस बैक करेगा ही। तो डेल्टा कॉर्प पे क्या कर सकते हैं आज, क्या ट्रेड होगा गौरव? देखिए, इसमें अगर आप देखें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमको देखने मिला, लेकिन निचले लेवल्स पे आवली चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट ले रहे हैं। थोड़ा मैं इसमें कहूँगा कि एक कंफर्मेशन का वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप आवली चार्ट पे अगर देखते हैं तो एक इमीडिएट हर्डल भी इसका है फॉल ट्रेंड लाइन का, जो आपको 222 तक के लिए है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा इसमें इंतजार कीजिए, थोड़ा प्रीएम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे इतनी जल्दी ट्रेड वगैरह लेना। तो 222 के ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस वो समय में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका 215 का होगा, और ऊपर में आप 235 के लिए प्ले कर सकते हैं। बैंक्स के बारे में बात करें, आपने बैंक्स में काफ़ी काम किया हुआ है। हमने कल देखा कि जो डेटा बता रहा है कि 4-5 साल के हाई पे आ गया क्रेडिट ग्रोथ, फाइनली हो रही है 8.1%, अप्रैल में, मई में। और हमने कल शाम को देखा कुछ MCLR बढ़ा दिए बैंक्स ने, तो ये एक स्वीट स्पॉट में तो नज़र आ रहे हैं। आप किस पे बेट करेंगे? क्योंकि ओवर ओनरशिप के चक्कर में पूरा स्पेस एक तरह से सोल्ड आउट कर दिया था FIs ने। अब धीरे धीरे कुछ सेम्बलेंस आ रही है, किस पे बेट किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? जिगर? ओह सॉरी, मेरे हिसाब से अजय, ये आपको सी क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि आप उसको देखें अगर कि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, आप पिछले तबक्के में जाके देखें तो आप पाएंगे कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमेशा ग्रो करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट बुक पे जरूर थोड़ी मार पड़ती है, बट वैल्यूएशंस भी इनके एक्सपांड किए हैं। तो जो हमारे प्रिफर्ड पिक्स इसमें है, वो हमारा लार्जेस्ट होल्डिंग है ICICI बैंक में, SBI, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और HDFC बैंक। तो इस लिहाज से हम इस ऑर्डर में उनको प्रेफर करते हैं, बट एज अ स्पेस हमें लगता है कि ये आपको मौका लेना चाहिए, क्योंकि FI ने जो भी 3-3.5 लाख करोड़ का सेलिंग हुई है उनके एंड से, वो इवेंचुअली आपको इसको प्रतिपक्ष में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि वो खाली इंडिया से निकल रहे हैं। रशिया मार्केट बड़ी तरीके से डाउन है, चाइना पर कुछ हफ्तों तक नीचे था। तो मेरे हिसाब से इंडिया में जो भी वो बिक रहा है वो बेच रहे हैं, और उनकी अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उसमें से 6 फाइनेंस कंपनीज है, एक HDFC लिमिटेड भी है और 5 बैंक्स हैं। तो ये आपको मौका लेना चाहिए, क्योंकि बैंक्स में जो क्लीन अप हुआ है पिछले 6 या 7 साल में वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये 20 साल मेरी ट्रैकिंग में ये पहली बार इनकी बैलेंस शीट्स इतनी क्लीन है, और अभी भी इंडस्ट्रियल केपेक्स, कॉर्पोरेट केपेक्स शुरू नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो आप नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से यू शुड यूज द FII सेल to actually increase the position and build a very sound portfolio into this. ऑलराइट, ठीक है, थैंक्स फॉर दिस व्यू जिगर। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आपको आज एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी से पहले कहां मौके मिल सकते हैं पैसे बनाने के। और इनफैक्ट ऑप्शंस और FNO स्टॉक्स में तो सबसे पहले ये मूव्स दिखती हैं आपको। PVR, यहाँ पर आपको कुछ लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ कोई ट्रेड बनता है गौरव? देखिए, ओवरऑल अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि ऊपरी लेवल्स पे बार बार आके थोड़ा प्रेशर इसको जरूर देखने मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करूँगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 1850 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट था, ऊपर गया भी सही लेकिन फिर नीचे आ गया। तो एक फील्ड ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे चूंकि ये फील्ड ब्रेकआउट था, मैं यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करूंगा। क्या करेंगे आप? गौरव, वोल्टास पे भी एक नजर क्विक चेक दीजिए। वोल्टास से स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो रिलेटिवली थोड़ा बेहतर ही लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक
1025 के स्टॉप लॉस आप एक बार बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आवली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो गिरावट हमको 1350 से देखने मिली थी। आवली चार्ट्स पे एक बार के लिए अप ट्रेंड्स में कंफर्म होते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो 125 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक बार के लिए 1100 तक के लेवल दिखा सकता है। जतिन, जरा पीएसयू बैंक्स अपने चार्ट्स पे निकाल के लाइए। हमने 3 दिन पहले ही अभी पीएसयू बैंक्स पे चर्चा भी की थी यहाँ पे कि ये आपको अपने रडार पे रखने चाहिए। बीओबी देखिए डेज हाई 3%, कैनरा बैंक देखिए, यूनियन बैंक और एसबीआई भी देख लीजिए, बट एसबीआई एक अलग चाल चलता है। तीनों में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। अगर पीएसयू बैंक्स में बेट लेनी हो, अरे वाह ये भी डेज हाई पे है, क्या बात है। तो जतिन, आपके हिसाब से कौन सा पीएसयू बैंक सबसे मजबूत लग रहा है चार्ट्स पे? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी स्ट्रेंथ है और जो भी पॉजिटिव मोमेंटम होती है उसमें एसबीआई के साथ में इसमें रैली काफ़ी पैरेलल होती है। ये टाइम वो एसबीआई को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। स्टॉक में एट प्रेजेंट रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। ऑन द लोअर साइड ऑफ 93 92 के जोन में एक डबल बॉटम बना के स्टॉक ने रिवर्सल लिया है और अभी रिसेंटली आज 3 और डेज के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी दिया है। सो प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी है, लॉन्ग रिटर्न भी बन रही है। शॉर्ट पोजीशन काफ़ी कपल ऑफ डेज पहले ही ट्रिम हो चुकी है, तो यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहा है। ऑन दी हायर साइड स्टॉक पॉसिबल है, रेंज टेस्ट कर सकता है इन बिटवीन 109 से लेके 111 जी। राइट, बीओबी पे बाय कॉल आती हुई जतिन की तरफ से 3% ऊपर 104 पे। अदानी ग्रुप में स्टॉक्स में आज थोड़ा सा एक सांस ली वापस। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन वापस आ गए। प्रियंका, आप एमएनएम और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ट्रैक कर रही थी, ऑटो फाइनेंसियर्स। करेक्ट। देखिए जरा डेज हाई पे आता हुआ एमएनएम फाइनेंस ऑलरेडी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी लेके आइए। इन्हें प्रियंका का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर सीवी सेल्स इतनी स्ट्रांग है, इनफैक्ट जो है अशोक लेलैंड का 16% का ग्रोथ है और इवन टाटा मोटर्स सीवी 6% है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्यों नहीं होंगे? तो क्यों नहीं होंगे? व्हीकल फाइनेंसिंग क्यों नहीं होंगे? राइट जिगर, एनी थॉट? यस अजय, तो ये बात सही है कि सीवी स्पेस में आपने काफी ये देखा है। हमारे हिसाब से ये सेकंड हैंड यूनिट्स में इतनी ग्रोथ आएगी कि नहीं, ये जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। एमएनएम फाइनेंस ऑब्वियसली इज नॉट जस्ट सीवी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट वो यूज्ड व्हीकल सीवी है। तो जब तक अगर आपकी चिप शॉर्टेजेस हैं जिसके कारण आपके न्यू सेल्स नहीं हो पाती, तब हमने पाया है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा करता है। तो बजाय सेकंड हैंड फाइनेंसर्स के अगर आप अगर इसको खेलना चाहते हैं तो आप इसको न्यू सीवी फाइनेंसर्स के थ्रू खेल सकते हैं। हमारे हिसाब से इंडसइंड बैंक इसमें काफी बड़ा काम करते हैं, तो उनमें शायद आपको थोड़ा ज्यादा मिले। हमारे पास अभी वो नहीं है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में हमने पाया कि हमारा और कहीं एक्सपोजर है। पर इसमें एक और तरीका अच्छा खेलने का है ऑटो एंसिलियरीज का। तो अगर आप देखें कि जो ऑटो एंसिलियरीज हैं स्पेसिफिकली फॉर सीवी, जो फोर्जिंग कंपनीज है, आप कोई सी भी फोर्जिंग कंपनी उठा के देख सकते हैं, उसमें काफी जोर से तेजी का माहौल है। तो हमारे हिसाब से ये सीवी साइकिल जब शुरू होता है तो ऐसे नहीं है कि जल्दी फिजल आउट हो जाता है। आपको 3 4 5 साल तक ये खेलने मिल सकता है। तो हाँ, आप रामकृष्ण फोर्जिंग दिखा रहे हैं, एमएम फोर्जिंग, भारत फोर्ज, आप लास्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते का इसमें चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग पेडेस्टल पे हैं। तो मेरे हिसाब से दैट इज अ बेटर स्पेस देन द यूज्ड सीवी फाइनेंसियर्स। ऑटो सेल्स के डेटा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखे चाहे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अच्छे डेटा आते हुए दिखे, और इसी के साइड कनेक्टिंग अगर देखना है और अगर व्हीकल फाइनेंसिंग को देख रहे हैं तो डायरेक्ट व्हीकल फाइनेंसिंग के जो एक्सपर्ट की राय और ऑटो एंसिलरी पर खास तौर से फोर्जिंग सेगमेंट, भारत फोर्ज, एमएम फोर्जिंग्स जैसे स्टॉक्स इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अजय, रिलायंस एक इतना बड़ा प्लेयर है कि छोटी खबर भी इस स्टॉक में एक बड़ा रिएक्शन नहीं, ये खबर इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ओवरनाइट, शायद हमने मिस कर दिया इसको डिस्कस करना। रिफाइनिंग मार्जिन वापस शूट अप हो गए और रिफाइनिंग मार्जिन हमने आपको दिखाया था। अभी जरा रिफाइनिंग मार्जिन का लेके आइए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो रहा है। यूरोप जो है वो डायरेक्टली, हम आपसे नाराज हैं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, ये वाला मॉडल हो गया यूरोप में और रशिया में, लेकिन हम प्रियंका से बात करेंगे।
तो हमें कुछ कहलवाना है तो हम प्रियंका के थ्रू कहलवाएंगे आपसे, ये हो रहा है। तो सारा जो ऑयल है जो यूरोप में यूज होता है वो डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा रशिया से, वो एशिया के थ्रू लिया जा रहा है। तो पहले इंडियन रिफाइनर्स खरीद रहे हैं, चाइनीज। ये देखिए, आप देखिए हमारी कोई डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, तो हमारे रिफाइनिंग कंपनी जो इतना तेल क्यों इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए वापस यूरोप में। इसमें रिलायंस, चेन्नई पेट्रो और बहुत सारे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए रिलायंस से वापस से, क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रिफाइंड ऑयल का, इनफैक्ट आज ओपेक की बैठक भी है, तो इसके चलते क्रूड फैक्टर है जो तो ये आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ी। रिलायंस कितना ऊपर हो गया है? रिलायंस में एक शार्प अपमूव जरूर दिख रहा है, और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जो तेजी है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। क्विक चेक लेते हैं जतिन, रिलायंस पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि अच्छी तेजी के बीच ये ट्रेड कर रहा है। और आज ओपेक की बैठक है, भारतीय रिफाइनर्स का रूस से जो रिकॉर्ड इंपोर्ट का डेटा है वो भी हम लगातार बता रहे हैं, एक इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, और यही एक रीजन है जिसके चलते रिलायंस में एक बड़ा अपमूव, करीब 2% के अपमूव के साथ टुवर्ड्स डे हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जी एक्सट्रीमली सॉरी, कंप्लायंस के वजह से मैं रिलायंस और कंपनीज पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। जिगर बिल्कुल, जिगर आप बता दीजिए रिलायंस पर आपकी राय क्या होगी? जी, जैसे अजय ने बताया, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है सिंगापुर का, हम बेस लेके चलते हैं, वो अपने नॉर्मल नॉर्म से करीब 4 गुना ज्यादा हो रखा है अभी। रिफाइनिंग का अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म साइकिल देखें तो वो जो हम जिसको बोलते हैं लास्ट पूरा, राइट, क्योंकि कुछ नई रिफाइनिंग कैपेसिटीज आई नहीं है बहुत साल से, तो बिफोर, और ऑयल हम सबने मान लिया था कि ये इज इन अ टर्मिनल डिक्लाइन, तो इस हिसाब से कोई रिफाइनिंग में कैपेसिटी नहीं आई है, और उसके चलते आपको ये रिफाइनिंग मार्जिन एक्सपेंशंस दिख रहे हैं। जो लास्ट पूरा है वो एक्चुअली कई सालों तक चल सकता है। तो रिफाइनर्स इंक्लूडिंग रिलायंस आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। पर रिलायंस खाली रिफाइनर नहीं है, उसमें टेलीकॉम भी है, उसमें कई सारे बिजनेसेस हैं, तो उस आप अगर उसका टोटल एनालिसिस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हमारे पास इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट आई विल हैव टू कंसीड कि रिफाइनिंग मार्जिन्स इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो ये शेयर कई दिनों तक काफी अच्छा कर सकता है। तो चलिए, रिलायंस पर ये राय मिलती हुई और अच्छी तेजी के बीच जहां पर स्टॉक में मोमेंटम के साथ कामकाज दिख रहा है, इस बीच आईटी स्पेस को एक बार विजिट करते हैं और कुछ आईटी पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि एम्फासिस जैसे स्टॉक हैं जहां पर अच्छी तेजी के बीच 3% के अप मूव्स नजर आ रहे हैं। माइंट्री में लगातार तेजी हम देख रहे हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी बढ़त के साथ कामकाज है। कुछ ये सवाल आपके लिए है। चलिए, कुछ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, गौरव से हम इस पर राय लेते हैं। गौरव, आईटी स्पेस पर आपका नजरिया, स्टॉक्स में हम मूवमेंट देख रहे हैं, कुछ तमाम सेक्टर्स जहां पर अच्छी तेजी है, इसमें आईटी भी शामिल है। देखिए, कुछ समय पहले अगर आप आईटी के चार्ट देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में देखने मिला था, और उसके बाद से जो है गिने चुने स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि मिड कैप पार्टी जो है उसके सिलेक्टेड स्टॉक्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे इंटेलेक्ट की अगर बात की जाए तो आप इंटेलेक्ट के अगर चार्ट्स देखेंगे और आवली चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था टूवर्ड 660, उसको रिटेस्ट किया है कल हमने, और वहीं से एक 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बना के हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा संकेत है। ये सस्टेन अगर हो जाता है तो स्टॉक जो है यहाँ से 730 740 के लेवल्स भी आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखें, जैसे मैं बात करूं अगर OFSS की, तो यहाँ पे भी अगर स्टॉक जो है अगर 3260 के लेवल सस्टेन करता है तो एक अपसाइड आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकती है। तो अगर किसी का रुझान जो है मिड कैप आईटी वगैरह में है तो वहाँ पे आपको सिलेक्टेड काउंटर्स में खरीदारी के मौके देखने मिल सकते हैं, क्योंकि फॉलो बाइंग नजर आ रही है। राइट, ठीक है। सो आज कहीं ना कहीं लीडरशिप आपको आईटी स्पेस से दिख रही है। आपको लार्ज कैप आईटी परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, टीसीएस दिख रहा है, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, लेकिन ये क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो ये मूव्स क्या एक्सपायरी के हैं ये भी कहना जल्दबाजी होगी। ये सस्टेन कितना करेंगे, वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन बैंक्स में आपको इस वक्त रिकवरी दिख रही है। बैंकिंग इंडेक्स हमें याद है जब ये खुला था तो लगभग 200 पॉइंट्स के डेंट के साथ था, अब आप देखें तो यहाँ सिर्फ 80 पॉइंट्स का प्रेशर रह गया, और बड़े लार्ज कैप बैंक्स लाइक SBI भी आपको अब यहाँ बाइंग देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, SBI बैंक भले अभी 0.5% की तेजी है, लेकिन फिर भी बैंक्स रिकवर हुए हैं। रिलायंस लीड कर रहा है, और टेक्नोलॉजी पैक में भी आपको इस वक्त स्ट्रेंथ दिख रही है, जो क्लियर अभी फिलहाल ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। गौरव, बैंक्स में कोई लार्ज कैप स्पेस बैंक्स में कोई आपका ट्रेड बनेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मेरे रेट में है वो है एक्सिस बैंक,
जो मुझे यहाँ पे फिलहाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के सबसे सबसे बेहतरीन लग रहा है। आप अगर इसके आवरेज चार्ट अगर देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छे राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसके अगर मूविंग एवरेज भी अगर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 55-89 तो वो भी सपोर्ट्स के करीब ही आ रहा है। तो 680 के स्टॉप लॉस से, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 680 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और ऊपर में स्टॉक जो है एक बार 720 से लेके 725 तक के लेवल एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार रेलिगर के स्टॉक को लेकर आते हैं, उसके चार्ट को भी देखते हैं। रेलिगर में कल भी हमने ये न्यूज़ बताई भी थी, और ये देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर इनके वन टाइम सेटल हुए हैं एसबी के सेबी के साथ मैटर, और यहाँ एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया। कल हमने इसे डिस्कस किया, लेकिन आज ये 9% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। ये एक इनका 2300 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट था जिस पर ये सारा मैटर है, और लेकिन आज ये 9% नीचे रिएक्ट कर रहा है। अजय, इसे कैसे देखना चाहिए आज? एक्चुअली काफ़ी ये कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करके लाते हैं कि वेबसाइट पे तो 9% ऊपर दिखा रहा है, ये हमें 9%। हाँ, अभी सही आ गया। देखिए, ओके, आई वाज आल्सो सरप्राइज कि ये हुआ क्या। जब सेटलमेंट हो गया, ये मैटर सॉल्व हो गया तो ऊपर होना चाहिए था स्टॉक। खैर एनीवेज, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा। गौरव, जरा चार्ट से बताएंगे। रेलिगर काफ़ी अच्छा एक टाइम पे इसने वैल्यू क्रिएट किया था, 75 वाला करीब 200 के ऊपर चला गया था। उसके बाद ये कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स आए इनके रिस्ट्रक्चरिंग में, और स्टॉक 120 के आसपास फंस गया था। अब इसने आज एक बड़ा 6 महीने या एक साल का ग्राफ निकाल के लाई है। डायरेक्टर साहब, गौरव से डिस्कस करते हैं रेलिगर, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने 1-1.5 साल पहले प्रेफरेंस इशू किए थे, बड़े बड़े दिग्गज बाजार के इसमें आए थे। ये देखिए, ये गया टॉप में 190, उसके बाद ये नीचे गया 100 के आसपास, और ये सब रेगुलेटरी हर्डल्स। अब लग रहा है कि कुछ इसके रेगुलेटरी हर्डल्स सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसमें एक बेट लेनी चाहिए गौरव? और यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप कुछ दिन पहले मैं इस पर चर्चा की थी, 125 के ऊपर अगर जाएगा तो 135 से 138 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 135 के हाई बना चुका है ये। तो यहाँ पे डिक्लाइंस में आप ऐड कीजिए, आपने सही का पिछले अगर आप 6-7 महीने का अगर देखेंगे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। लेकिन एट दिस जंक्शन रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल मुझे नहीं लगे, काफ़ी डीप स्टॉप प्रोसेस हो जाएंगे। तो डिक्लाइंस में आता है 130, 126-27 अगर आता है, वहाँ पे बाय की सलाह दूंगा मैं, करंट लेवल पे नहीं। ठीक है, और राइट, तो ये राय रहेगी रेलिगर पर। एक बार एक क्विक कॉन्वर्सेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट और मैक्रो फ्रंट पर लगातार हम इसको कोरिलेट भी करने की कोशिश करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चैट अजय ने भी की थी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के आशुतोष भार्गव, क्रिसिल के डॉक्टर DK जोशी के साथ। ये समझने की कोशिश की थी कि अब ये किस तरह का सिनेरियो या किस तरह की डायरेक्शन बाजार को लेनी चाहिए। आइए एक बार ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। आशु, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। जीडीपी का डेटा आया, कोर सेक्टर का डेटा आया। कोर सेक्टर का डेटा तो 6-7 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है, और जीडीपी का भी अगर हम डेटा पे नज़र डालें, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर दें, तो भी इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत सारे देशों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और इवन फोरकास्ट भी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडजस्टेड फोरकास्ट है स्लो डाउन के चलते, उसमें भी भारत एक ऐसा देश नजर आ रहा है जहां ग्रोथ काफी अच्छी होगी। आपकी क्या रिएक्शन है? एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार इसे कैसे रीड करता है? तो डेफिनेटली डेटा काफी अच्छा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी दूसरे देशों से रिलेटिवली बहुत बेटर है। इनफैक्ट जो भी ग्रोथ डिफरेंशियल इंडिया का बाकी देशों से है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, वो शायद बहुत ज्यादा होगा और रिकॉर्ड लेवल पे होगा। इस जीडीपी डेटा में जो चीज क्लियरली निकल के आई है, अभी तक हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब ड्राइवर थे, बट क्लियरली इसमें हमको रोटेशन विद इन इकोनॉमिक डेटा हमको क्लियरली दिख रहा है। और सर्विसेज सेक्टर और प्राइवेट केपेक्स, ये दो सेगमेंट हैं जो यहाँ से ग्रोथ इंजन बनते हुए दिख रहे हैं। और मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी सिमिलर रोटेशन हम मार्केट में भी देख रहे हैं, जहां जिन सेक्टर्स ने इकोनॉमी को या अर्निंग्स को पिछले 1.5-2 सालों में आगे लेके गई थी, वहां अब रोटेशन दिख रहा है। और जैसा मैंने बोला, सर्विसेज सेक्टर, ऑटो सेक्टर, और काफी सारे जो रीओपनिंग प्लेज हैं, डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड प्लेज हैं, वहां पे सेक्टोरल लीडरशिप शिफ्ट होते दिख रही है। तो काफी कन्वर्जेंस है जीडीपी डिटेल में और जैसा कि मार्केट रोटेट कर रहे हैं। जी,
डॉक्टर जोशी, एक और डेटा पॉइंट आया, वो है क्रेडिट ग्रोथ का। जो बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ है, जो एक तरह से बैकबोन होती है पूरे सेक्टर की, इनफैक्ट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा फोर्थ क्वार्टर के जो बैंक्स के, प्राइवेट बैंक्स पकड़ लीजिए, 4-5 बड़े प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, एडवांसेस में ग्रोथ अच्छी है, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है, और जो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है वो भी कई साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया, 8.1%। ये क्या दर्शा रहा है आपके हिसाब से? क्या धीरे धीरे वाकई में इकोनॉमी की जो पूरी अर्थव्यवस्था की जो मोमेंटम है वो वापस आ रही है? देखिए, 2-3 रीजंस हैं। पहली बात तो यह है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज नहीं दिखाई देती एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। दूसरा यह है कि बेस बहुत कमज़ोर था, तो क्योंकि इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है और खासकर अप्रैल और मई के महीने में ग्रोथ अच्छी देखी गई है, तो इस वजह से क्रेडिट का ऊपर उठना स्वाभाविक है और ये सिलसिला जारी रहेगा इस साल। क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। आशु, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे क्रेडिट ग्रोथ पे, बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ की, और उसके लाइट में ये भी देखिए कि बैंक स्टॉक्स, ये सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म किया है। हाँ जी, तो क्लियरली अगर आप अर्निंग कंट्रीब्यूशन देखें अगले 1-2 साल का कंसेंसस का, बैंक्स इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और तीनों जो ड्राइवर होते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर को जो हम एनालाइज करते हैं, क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी, या जिसको हम क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं, इस हाई ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में ये तीनों फैक्टर्स बैंक्स के फेवर में। और एक जो बात मैं हमेशा से बोलता आया हूं, इंडिया में माइक्रो स्टोरी इज बेटर देन मैक्रो स्टोरी। इसका मतलब ये कि काफी सेक्टर्स में जहां हमने कंसोलिडेशन देखा, बैंक्स उसमें से एक सेक्टर है, वहां पे प्राइसिंग पावर हमको क्लियरली दिख रही है। तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस हमारा काफी हाई है। ऑलराइट, डॉक्टर जोशी, अब ये बताइए कि जो ग्लोबल सेटअप है इस समय, और हम इस समय यही बात करें कि बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स की वजह से भी हुई। हमारे एक्सपोर्ट्स पहले केवल हद तक कॉन्सेंट्रेटेड थे, आईटी, फार्मा, अब केमिकल्स एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं, टेक्सटाइल, अदर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़ोर से वापस आ गया है, और ये कोइंसाइड हो रहा है करंट गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये एक्सपोर्ट्स, पीएलआई, उन सबको बूस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, उनका 8 साल फिनिश भी हो रहा है। तो इसमें कैसा कैटलिस्ट आपने देखा रिफॉर्म्स का, जिस समय खड़े हैं अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके, उसमें रिफॉर्म्स का कैसा योगदान देख रहे हैं आप? देखिए, रिफॉर्म्स का एक योगदान तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई और शुरू में काफी दिक्कतें आई, पर अब धीरे धीरे इसके जो बेनिफिट्स हैं, पॉजिटिव साइड है, वो बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। दूसरा, जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है जिसकी आपने अभी बात की, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जनरली ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको बहुत रिस्पॉन्सिव है उसके लिए। तो जब ग्लोबल ग्रोथ ऊपर जाती है, जैसा कि पिछले साल गई, तो एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गए। ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड है। इसके साथ साथ कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट भी कर रही है, उनका नतीजा आगे चलते हुए वक्त पे दिखाई देगा, पीएलआई स्कीम वगैरह के थ्रू जो एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगी। अभी हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि कुछ जो चाइना +1 पॉलिसी के तहत कुछ देश अपना जो प्रोडक्शन बेस सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट हमें भी मिल रहा है। खासकर टेक्सटाइल्स में अगर आप देखें तो स्थिति काफ़ी इस साल अच्छी रही है। तो कुछ चेंजेस हमने ट्रेड में अवश्य देखे, पर ओवरऑल स्टोरी अभी भी वही है कि जो हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो ग्लोबल बूम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक चर्चा थी मैक्रो और माइक्रोस को लेके, आशु भार्गव और डीके जोशी के साथ हम बात कर रहे थे। लेकिन HUL की बात करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक HUL में के पेरेंट कंपनी में कुछ चेंजेस हुए हैं। कुछ एक बहुत ही बड़े इनके बोर्ड पे एक शख्स आए इंटरनेशनल रेप्यूट के। इनफैक्ट अगर आप HUL के पेरेंट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में, वहाँ के स्टॉक मार्केट में यूनिलीवर के बोर्ड में नेल्सन पेल्ट्स के आने के बाद बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी थी। यहाँ पे अगर आप बैक होम इन इंडिया, अगर आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर हैं, तो क्यों ये बात आपको जानने के लिए ज़रूरी है, और बाजार में एनालिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं HUL को लेके इस चेंज की वजह से, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि HUL के हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स देश भर में हैं, इसलिए आपको ये बात जानना ज़रूरी है। विनी हमारे साथ है। विनी, बताइए। तो
ये जो पहले बात करते हैं जो नेल्सन पेल्स है जिन्होंने यूनिलीवर का बोर्ड ज्वाइन किया है, वो मेनली है उन्होंने 1.5% स्टेक एक्वायर किया यूनिलीवर में उनके फंड ने, और उसके बाद वो बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे। और उनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, क्योंकि पहले भी वो काफ़ी सारी कंज्यूमर कंपनीज़ के बोर्ड पे रह चुके हैं, जैसे P&G है, बात करें अब्रॉड में मॉन्डेल्स है, क्राफ्ट हाइंस है, इन सब के बोर्ड में रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस वहाँ पे पहले भी कर चुके हैं। और P&G के स्टॉक की बात करें, जब से वो बोर्ड पे आए थे और लास्ट ईयर तक वो वहाँ पे बोर्ड में थे, 2018 टू लास्ट ईयर तक, तो तब तक उनका जो P&G का स्टॉक था वो डबल हो चुका था। तो वो क्या करते हैं, वो लोग मेनली पेल्स कंपनी को उनकी कोर एरियाज़ में फोकस की बात करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं, उनके ओवरऑल जो बिजनेस में है वहाँ पे उनके फोकस एरियाज़ को चेंज करते हैं। तो ये उनका श्योरली एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंज्यूमर कंपनीज़ के लिए, और मे बी वो यूनिलीवर को भी पुश करेंगे कि वो री इन्वेंट करें अपने आप को, फोकस करें कि वो कहाँ पे उनके कोर बिजनेसेस में फोकस करेंगे। ये उनकी मेन स्ट्रैटेजी रहेगी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिजनेस की स्ट्रैटेजी रहेगी, और उसकी वजह से यूनिलीवर के स्टॉक ने ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी इफेक्ट कर सकता है या नहीं, ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि यूनिलीवर एक्चुअली देखे तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द अदर यूनिलीवर परफॉर्मर्स। तो ये थोड़ा एक बेनिफिट श्योरली रहेगा, पर ये कैसे इफेक्ट आता है आगे जाते हुए, मार्केट कैसे ग्रो करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए भी ये एक फैक्टर है, और उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है ये मेन फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट विनी। जिगर, आपने ये खबर देखी है, आपने एनालाइज की है, आपको लगता है कि यहाँ भी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस है यूनिलीवर का, यहाँ पर भी काफी बिजनेस में बदलाव हो सकते हैं इंप्रूवमेंट की ओर? जी अजय, तो डेफिनेटली अच्छी खबर है ये, पर आपको इसको इंडिया बिजनेस जो है वो ऑलरेडी इट इज गवर्न्ड वेरी वेरी वेल, और अगर आप इसके बिजनेस फैक्टर्स को देखें तो आई थिंक यूनिलीवर में ये प्रॉब्लम जो इन्फ्लेशन के चलते जो प्रॉब्लम्स हैं वो आर मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको ये देखने मिलेगा, आप अगर देखें कि जब कोविड का फॉल आया था तो FMCG वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्पेस, पर कोविड के बाद अगर आप इसका चार्ट लॉन्ग टर्म में देखें तो 2-2.5 साल हो गए हैं कि यूनिलीवर का भाव करीब सेम रहा है। तो एक के बाद एक जो वैल्यूएशन रीरेट हुआ था 2014 से 19 के बीच में, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको अभी ये देखने मिल सकता है कि करीब काफी साल तक हिंदुस्तान यूनिलीवर माइट नॉट परफॉर्म। तो वो वैल्यूएशन री रेटिंग एडजस्ट होगा क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी, और ये सब शेयर्स जो कंजम्पशन फेसिंग शेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके एवरेज पे आने के लिए काफी समय जा सकता है। तो हमारे लिए अभी ये कंजम्पशन स्पेस थोड़े अवॉइड जोन में है। द न्यूज आई है वो डेफिनेटली अच्छी खबर की तरफ है। ओके, तो चलिए ये राय मिलती हुई हमें दिख रही है। इस बीच जिगर, आपसे ही जानना चाहेंगे स्टॉक मूवमेंट की अगर बात करें, फाइन ऑर्गेनिक्स लगातार स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, और आज देखिए करीब 6% के अपमूव सिर्फ 5 सेशंस की अगर बात करें, 35% के अपटिक इस स्टॉक में देखे जा चुके हैं, 35% के अपमूव, और आज भी ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। फाइन ऑर्गेनिक्स पर आपकी राय क्या होगी? ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए क्या राय देंगे, टारगेट्स कौन से आप देख रहे हैं, क्योंकि न्यू पोजीशंस के लिए एंट्री लेवल्स तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। जी मानसी, तो फाइन ऑर्गेनिक्स में मेरा कुछ खास स्टडी है नहीं, पर ये जो स्पेस है स्पेशलिटी केमिकल्स, वो एक चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के चलते काफी अच्छे पोजीशन में है, और आप कंपनीज इसमें चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बल्क कमोडिटी की बात करें तो मुझे लग रहा है जो बल्क केमिकल्स है उसमें चाइना के वापस प्रोडक्शन शुरू होने से आपको मिलेगा कि ये शेयर थोड़े से माइट नॉट डू वेल, बट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फ्लूरोकेमिस्ट्री है, ये सब के शेयर्स आप रीजनेबली अच्छे उसमें पा सकते हैं। हमारे पास इसमें एक्सपोजर गुजरात फ्लूरोकेम के थ्रू है, बट आई एम सॉरी कि फाइन ऑर्गेनिक्स पे मेरा कुछ खास फंडामेंटल स्टडी है नहीं। ठीक है, जतिन, आप अपनी राय देना चाहेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स के स्टॉक पर? फाइन ऑर्गेनिक्स पे व्यू पॉजिटिव है, बट जितना शार्प रनअप हुआ है उस हिसाब से जो भी लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑन द हायर साइड अभी स्टॉक को साइकोलॉजिकल हर्डल फेस हो सकता है अराउंड 5500।
सो 5500 की साइकोलॉजिकल हडल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वीकली बेसिस पे स्टॉक 33% रन अप दे चुका है, जो रिलेटिवली काफ़ी फास्ट है। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी जी। ऑलराइट, ठीक है, ये फाइन ऑर्गेनिक्स पे सलाह रहेगी। इस बीच कुछ फार्मा स्पेस के काउंटर्स को भी देखें। सिप्ला जैसे काउंटर्स वो भी आपके टॉप गेनर्स में है। क्या थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव बेट्स भी आज ले सकता है गौरव, अगर फार्मा स्पेस से आपको कोई बेट्स दिख रही हैं? तो यहाँ पे जो प्रीवियस ब्रेकआउट थे उसको फेल करके नीचे आया 1005 इसके की लेवल 1005 जब तक होल्ड नहीं करेगा और थोड़ा नहीं रह सकते। फार्मा स्पेस में मैं सिलेक्टिवली कहूँगा, जैसे ऑरो फार्मा है तो ऑरो फार्मा में अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो अगर ये 525 होल्ड करता है तो एक फिर से एक अटेम्प्ट जो है 560 के लिए मार सकता है, तो वो स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। बट सिलेक्टिव पॉकेट्स होंगे, मैं ब्लैंकेट बाय सेक्टर में कहा जाए वो फिलहाल यहाँ पे नजर रहेगा। इस स्पेस में ये स्टॉक गौरव को पसंद आता है। ये स्टॉक तो हम कई दिन से डिस्कस भी कर रहे थे कि अब यहाँ वैल्यू अच्छी इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते आप ऑरो फार्मा को इस पर रडार पे रख सकते हैं। इस बीच फर्टिलाइजर स्पेस पे भी आपको देखें तो अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, यहाँ पर कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने गौरव? देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो कोरोमंडल का ही था। एक बड़ी गिरावट जो हमको देखने मिली थी 970 से टुवर्ड्स 880 वगैरह के लिए, वो एक ब्रेकआउट थोड़ा सा फेल कर चुका था। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर का देखा जाए तो चंबल का सॉरी कोरोमंडल का अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के बाजू में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। बट आप बाय कीजिए इसको अबाउट 980। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 969 और स्टॉक जो है वो एक बार 1000 रुपीज़ के लेवल आपको दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। लाल पाथ लैब्स पे आप देखें तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन का यहाँ कोई ट्रेड बनता हो, क्योंकि हमने देखा लाल पाथ लैब्स पे भी पिछले पूरी सीरीज में प्रेशर रहा। इस सीरीज की शुरुआत के दिन में भी एक आध दिन ही कुछ खास चला नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आप किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि थोड़े से तो लॉन्ग्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। देखिए रिकवर भी हुआ है नीचे से, यहाँ कोई ट्रेड बनता है? स्पेशली एक्सपायरी आज ही का ट्रेड है ये गौरव। देखिए यहाँ पे है रेंज बाउंड आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत पोजीशन जरूर बन रही है, बट यहाँ पे ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर जाता है रेंज बाउंड ही होने वाला है। 2150 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो अब मोमेंटम पिक हो सकता है 2230 के लिए। यहाँ पे किसी को चाहिए तो रिस्क होगा, लेकिन 2080 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए। इमीडिएट हर्डल जो है 2150 के, वो आपके पहला लक्ष्य होगा। इसके ऊपर चला गया तो आपको 2220 से 2230 ये आपको देखने मिल सकता है। स्लैब पर ये लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 2220 तक के नजर यहाँ पर बनता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन